हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने नोट सेट 7 की जो सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर दिस इज और फोर्थ क्लास। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आज की जो क्लास है बेसिकली नोट सेट मेंस, यानी कि जो नोट सेट का जो मेंस एग्जाम है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज ए 40-year-old client is admitted to the hospital for test to diagnose cancer. Since his admission, he has become dependent and demanding to the nursing staff. The nurse identifies this behavior as which defense mechanism? Option A, denial. Option B, displacement. Option C, regression. Option D, compensation. चलिए इसका आंसर करना है। बेसिकली जो क्वेश्चन है ये किसका है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जो साइकेट्रिक के अंदर हम अलग अलग 14 टाइप की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमने 1 to 21 वीडियोस की सीरीज जो है उसके अंदर अच्छे से बिल्कुल एलाबोरेटली हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां जाके पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन से रिगार्डिंग बात करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक 40 साल का जो ओल्ड क्लाइंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है। और जैसे ही उसका कैंसर डायग्नोस हुआ है उसके एडमिशन के बाद में वो पेशेंट कैसे हो गया? डिपेंडेंट हो गया है और डिमांडिंग हो गया है नर्सिंग स्टाफ से। तो ये किस टाइप का बिहेवियर, जो बिहेवियर है किस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को शो कर रहा है? तो चलिए पहले आपको कमेंट करना है आपके अकॉर्डिंग जो इसका कौन सा आंसर हो सकता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रिग्रेशन। सबको पता है रिग्रेशन क्या होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं पहले बाकी के डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें हम पहले हम बात करते हैं डिनाइल। ये भी एक जो मोस्ट कॉमन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। डिनाइल, डिनाइल मतलब किसी भी चीज को, अगर हमें हिंदी अर्थ इसका बताऊं तो नकारना। किसी भी चीज के लिए हमें मना कर देना, इसको स्वीकार नहीं करना, दैट इज कॉल्ड डिनाइल। यानी कि हम डेली जो रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें डिनाइल जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको जो है सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। मान लीजिए अगर इसी केस के अंदर अगर एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हुआ है और पेशेंट इस उसकी इस कंडीशन को क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। और वो बार बार बोल रहा है कि नहीं मुझे कोई कैंसर नहीं है, मैं एब्सोल्युटली फाइन हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी हेल्थ इश्यू नहीं है, ये बस छोटी मोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये है वो है। और अपने जो सीवियर जो अपने डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिनाइल। यानी अपनी रियलिटी को नकार देना, दैट इज कॉल्ड डिनाइल। ऑप्शन बी जो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी खुशी, अपने इमोशन को क्या करना? ट्रांसफर कर देना, स्थापित करने कर देना। यानी डिस्प्लेसमेंट का एक क्लासिकल एग्जांपल जो हम सब लेते हैं, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो ऑफिस में वर्क करता है, तो उसको किसी वजह से बॉस से डांट पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए एम्प्लॉय है और किसी वजह से बॉस से उसको डांट पड़ती है, बॉस उस पर क्या करता है? गुस्सा करता है, अपना एंगर शो करता है। तो ये एम्प्लॉय, क्योंकि बॉस हाई अथॉरिटी पे है, उसको पे वापस अपना जो है उसको जवाब नहीं दे सकता, तो ये क्या करेगा? अपने एंगर को डिस्प्लेस करेगा किस पे? वो जब रास्ते में आएगा तो वहां पे उसको क्या दिखाई देगा? डॉग। और उसको वो किक करेगा अपने गुस्से में। अपने बॉस का एंगर वो बॉस पे ना निकाल के उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है किस पे? डॉग पे। या फिर ये एग्जाम्पल, या फिर डेली जो लाइफ में हम कुछ कुछ भी एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। हम अपने हाई अथॉरिटी पे गुस्सा नहीं दिखा के अपना इमोशन किसी और पे जब डिस्प्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप इजी एग्जाम्पल समझ में आएगा। लास्ट हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। व्हाट इज कंपनसेशन? कंपनसेशन का मतलब आप सबको पता है कि अपनी, अगर इसका हिंदी मीनिंग हम बात करें, दैट इज क्षतिपूर्ति। यानी कि किसी एक एरिया में हुई हानि को या क्षति को हम किसी दूसरी एरिया में अचीवमेंट जो हासिल करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। इसका जो क्वेश्चन आएगा कैसा आएगा? नोट सेट लेवल पे इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल में से आता है। किस तरीके से आएगा? मान लीजिए एक जो क्लास में एक स्टूडेंट है और वो स्टडी के अंदर बहुत वीक है, तो अपनी इस कमी को, इस वीकनेस को कम करने के लिए क्या करेगा? स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा जो है प्रदर्शन करेगा और वहां पे क्या लेके आएगा? मेडल लेके आएगा। ये एक एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा गया था, एग्जाम्पल देके। या फिर कंपनसेशन का एक और एग्जाम्पल, यानी कि जो एक लेस अट्रैक्टिव मैन है, ठीक है, या गर्ल है लेस अट्रैक्टिव, जो उसको लगता है कि वो अट्रैक्टिव नहीं है या प्रिटी नहीं है, तो वो क्या करती है?
और जो ऐसे कपड़े पहनती है जो अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा महँगे कपड़े पहनती है और अट्रैक्टिव कपड़े पहनती है, तो अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपने एक एरिया में हुई हानि को क्षतिपूर्ति के लिए हम दूसरे एरिया में अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन के बारे में, जो हमारा एमसीक्यू है। व्हाट इज कॉल्ड रिग्रेशन? देखो, दो चीजें होती है जब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जब हम पढ़ेंगे, तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जो हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, फर्स्ट इज सप्रेशन, दैट इज फर्स्ट इन सप्रेशन, अगेन दैट इज रिप्रेशन, एंड थर्ड वन इज रिग्रेशन। अब तीनों में आपको डिफरेंस समझना है। जब हम 14 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, तो उनमें से अगर मैं बात करूं, जो 13 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कैसे रन होते हैं? अनकॉन्शियसली। यानी कि ये ईगो डिफेंस हम यूज तो करता है, या फिर कोई साइकेट्रिक पेशेंट या कोई भी यूज तो करता है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो अवेयर नहीं है कि वो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। लेकिन इसमें से जो एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, ओनली वन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो रन होता है कॉन्शियसली, यानी कि उसे हम कॉन्शियसली रन करते हैं या कॉन्शियसली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अपने किसी भी इमोशंस को, इसका जब एग्जाम्पल देंगे तब हम समझेंगे, या फिर कि अपने किसी इवेंट को, या फिर हम बोल सकते हैं या फिर ट्रॉमा को। मान लीजिए कोई लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई इमोशन, सैड इमोशन है, उसको हम क्या करते हैं? कॉन्शियसली जो है अपने कॉन्शियस माइंड से हम भूलने की कोशिश करते हैं, और उसको क्या करते हैं? अनकॉन्शियस माइंड में उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये किससे अलग? ये कॉन्शियसली हो रहा है, ये खुद कर रहा है, जो पेशेंट है या फिर कुछ जो भी है क्लाइंट, वो खुद कर रहा है। तो सपरेशन का मतलब क्या था? सप्रेस कर रहे हैं हम अपनी फीलिंग, इमोशंस या इवेंट, कोई भी पेनफुल ट्रॉमा को हम इंडिविजुअली कॉन्शियसली सप्रेस कर रहे हैं। अगर ये चीज कॉन्शियसली हो रही, दैट इज कॉल्ड सपरेशन, हम सप्रेस कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आया कि कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियसली रन करता है, दैट इज ओनली सपरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज रिप्रेशन। दोनों में आप देख पा रहे हैं सप्रेशन डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। अगर सेम चीज अगर हो रही है, सेम चीज अगर मान लीजिए कोई हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंस जो कि काफी पेनफुल था, अब धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, वो हमारी कॉन्शियस माइंड से किस में चला जाता है? हमारी बॉडी उसको कहाँ भेज देती है? हमारा माइंड उसको अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये जो चीज हो रही है, ये कैसे हो रही है? अनकॉन्शियसली, अनअवेयर है। यानी धीरे धीरे इसमें पेशेंट का कोई जो रोल नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर रहा, धीरे धीरे अनकॉन्शियसली रन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन हम किसे बोलेंगे? कि अगर अगेन हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा कोई इवेंट हुआ है, ऐसा या ट्रोमा हुआ है, या किसी भी वजह से कोई ऐसा पेन या कोई ऐसा पेनफुल इमोशंस है, ठीक है, कुछ भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, दैट इज पेनफुल इमोशंस या ट्रोमा हुआ है। अब जब भी पेशेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल इन सब चीजों को फेस करता है, तो वो क्या करता है? अपने जो बचपन है, चाइल्डहुड के अंदर चला जाता है, यानी कि लेस मेच्योर बिहेव करेगा। इसके लिए जो एग्जैक्ट लाइन अगर मैं बोलूँ, तो दैट इज लेस मेच्योर बिहेवियर। देखो, ये किस, सप्रेशन और रिप्रेशन अलग है। रिप्रेशन, रिग्रेशन को आप कैसे याद रखोगे? इसका जो अपोजिट है, अगर हम बात करें प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में हम क्या करेंगे? हम प्रोग्रेस करते हैं। मान लीजिए हम पहले इमेच्योर थे, लेकिन बाद में हमें समझ आई और हम मिच्योर हो गए, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन साइकेट्रिक पेशेंट या अगर रिग्रेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होगा? मान लीजिए 40 साल का एडल्ट है, ठीक है, और वो, उसकी एज कितनी है? उसकी एज के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए? मेच्योर है। मान लीजिए वो भी मेच्योर, ये नॉर्मल फिनोमिना। लेकिन उसकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हुआ, अब वो क्या करेगा? लेस मेच्योर या बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाएगा, लेस मेच्योर बिहेव करने लग जाएगा। देट इज कॉल्ड रिग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, रिग्रेशन मतलब अपनी बेक लाइफ में वापस चले जाना। ऐसे ऐसे इंसिडेंस वो शो करेगा, ऐसी एक्टिविटी करेगा जैसे चाइल्ड करता है, जो अपने बचपन में करता था, क्योंकि उसका प्रोग्रेशन की बजाय उसका रिग्रेशन हो गया है। और अब क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 40 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, अब उसको कैंसर डायग्नोस होते ही उसको क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया, और उस स्ट्रेस को वो बियर नहीं कर पाया, और वो उसने कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज, अब क्या बन गया? वो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन होते हैं? यूजुअली जो अगर एडल्ट की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन डिपेंडेंट कौन है? चाइल्ड होता है। तो वो क्या करता है? चाइल्ड की तरह डिपेंडेंट हो गया, हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो गया, और क्या हो गया? डिमांडिंग। जैसे चाइल्ड हर चीज की डिमांड करते रहते हैं, रोते रहते हैं, वैसे क्या हो गया? डिमांडिंग टू द नर्सिंग स्टाफ। तो ये किस टाइप की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में शो कर रहा है? दैट इज रिग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर 1 या 2 साल में जब एक क्वेश्चन छोड़ के, हर बार ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन साइकेट्रिक में से पूछा जाता है। पूरा जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, 14 के 14 हमने किसमें एक्सप्लेन कर दिया, अलग अलग सीरीज में हमने अलग अलग एग्जाम्पल लेके
हमने 1 से 21 वाली जो वीडियो सीरीज है उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपनसेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये सारा जो है हमने वहाँ पे डिस्कस कर रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए 4 year child is being discharged from the hospital after being treated for severe croup. Which one of the following instructions should the nurse give to the child's mother for the home treatment of croup? ये कौन सा, अगर मैं इसको स्टार वाइज बात करूँ तो दैट इज 5 स्टार एमसीक्यू। 5 स्टार एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉरसेट, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है, नॉरसेट 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। नॉरसेट 5 आइदर प्री में या मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक 4 साल का जो बच्चा है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और उसको कौन सी बीमारी थी, दैट इज सीवियर क्रूप, उसको प्रॉब्लम थी। अब जो है उसके डिस्चार्ज के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर या नर्स है उसके चाइल्ड की मदर को क्या होम ट्रीटमेंट क्रूप, अगर ये अपीयर होती है वापस घर पे जाने के बाद क्रूप, ऐसा कोई एपिसोड आता है, तो उसको वो क्या एडवाइस करेगी, जो नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या एडवाइस करेंगे होम केयर के लिए। ऑप्शन ए, टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। ऑप्शन बी, गिव हिम ए डोज ऑफ एंटीस्टामाइन। ऑप्शन सी, गिव लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर लिक्विड इफ ड्रूलिंग अकर्स। ऑप्शन डी, प्लेस हिम नियर ए कूल मिस्ट वेपोराइजर एंड एनकरेज क्राइम। तो चलिए पहले आपको आंसर करना है। अगर आपने नोटसेट 5 का अगर सॉल्यूशन देखा है या फिर आपने अटेम्प्ट करा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑफ द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। तो चलिए पहले हम इनके सबके रेशनल को समझने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज अपर, अगर मैं बात करूं दैट इज अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये टॉपिक है रेस्पिरेटरी का। रेस्पिरेटरी के अंदर, इसके अंदर दो जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉरसेट 5 में दोनों से क्वेश्चन आए थे, दैट इज क्रूप एंड सेकंड इज एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस, और ये मेरा मानना है कि नॉरसेट 7 के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आपको वापस से देखने को मिलेगा, ठीक है। आइदर ग्रुप में से पूछे, एपिग्लोटाइटिस में से पूछे, किसी भी लेवल पे पूछे, हम सारा डिस्कस कर लेंगे। आइदर मैनेजमेंट पूछ ले, आइदर इसकी फाइंडिंग पूछ ले, आइदर डायग्नोसिस, केस डायग्नोसिस आपको पूछ ले, ठीक है, आइदर होम मैनेजमेंट पूछ ले, किसी भी जो है रूप में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रूप का क्वेश्चन है तो हम क्रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे एपिग्लोटाइटिस का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिवली दोनों का डिफरेंस देख लेंगे बाद में, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्रूप के बारे में, क्योंकि ये दोनों अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और नॉरसेट में अभी ट्रोमा और जितने भी इमरजेंसी वाले टॉपिक है उनको सारा सब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो डबल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो चले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप, ग्रुप में से कौन कौन से क्वेश्चन जो आते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट हम उतना ही डिस्कस करेंगे। दैट इज ग्रुप। पहला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कैसे देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। नोट देगा या एक्सेप्ट करके देगा, यानी कि एक जो कंडीशन होगी वो ग्रुप के अंदर नहीं आती है। तो आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो पहले 3 ऐसी कौन सी कंडीशन है हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लेरिंगो ट्रेकियल, लेरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस। अब सबको पता है दैट इज 3 कैटेगरी हम कौन कौन से बताते हैं, एल टी बी, लेरिंजाइटिस, ट्रेकाइटिस और ब्रोंकाइटिस। ये 3 कंडीशन किसके अंदर आती है, क्रूप के अंदर। चौथा ऑप्शन दे देगा आपको साथ में, एपिग्लोटाइटिस। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से 4 ऑप्शन देके कौन सी कंडीशन इसमें से क्रूप के अंदर नहीं आती, दैट इज हमारा आंसर होगा एपिग्लोटाइटिस। इसके अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, यही सेम ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इसी में कंफ्यूजन होता है। लेरिंजाइटिस, ट्रेकाइटिस और ब्रोंकाइटिस, अगर ये तीनों को अगर हम बोल दे क्रूप को, एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियल ब्रोंकाइटिस, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रूप। दूसरा एमसीक्यू इसमें से पूछते हैं, हालांकि डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं पूछते, लेकिन आपको एज देख के इसको पता लगाना होता है कि इस एज में सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो, अगर एज की अगर हम बात करूँ तो जो क्रूप है वो कौन सी एज के अंदर ज्यादा डोमिनेंट देखने को मिलता है, देट इज 6 मंथ, 6 मंथ टू 5 ईयर, यानी कि 6 महीने से 5 साल के बच्चों के अंदर ये देखने को मिलती है। और अगर पीक पीक की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगी, जो 2 ईयर के जो बच्चे हैं उसमें ये पीक पे होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगी वो 2 साल के बच्चों में। और रेंज से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 6 मंथ
5 ईयर प्रेजेंटेशन ऐसा ही आएगा, इसमें से कोई एज दे देंगे कि 3 साल का बच्चा है, उसके साथ ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, आपको डायग्नोस करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, कौन कौन से इसकी कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसके बेसिस पे हम डायग्नोस करेंगे। और एक जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यानी कि जब हम बात करेंगे, जब हम भी क्रूप पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, जब हम क्रूप पढ़ते हैं प्लस हम इसके साथ में क्या पढ़ते हैं, एपिग्लोटाइटिस, क्योंकि दोनों ही अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की डिजीज है और दोनों में से नॉर्सेट 5 में से क्वेश्चन आया था, दोनों कंडीशन में से नॉर्सेट 5 में से क्वेश्चन आया था एक ही पेपर के अंदर, तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ तो पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें कि क्या देखने को मिलेगा, कौन सा साउंड इसमें देखने को मिलता है। दिस इज अनदर एमसीक्यू। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रिडर, स्ट्रिडर इसके अंदर देखने को मिलता है, और वो भी किस टाइम, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो साउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रिडर, जिसको जिसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा, जो क्लिनिकल सबसे पहले हम जो स्पेसिफिक हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रिडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो स्पीच होगा वो किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसमें जो स्पीच होगा वो हमें देखने को मिलेगा, दैट इज बार्किंग, जैसे कुत्ता बार्क करता है, कोई डॉग है जो बार्किंग करता है या भौंकता है, उसके काइंड ऑफ उसका जो है स्पीच है, उस टाइप का स्पीच हमें जो देखने को मिलेगा, क्योंकि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, पूरी तरीके से वो ओपन नहीं है, तो जब भी स्पीच करेगा बच्चा तो बार्किंग स्पीच करेगा, या फिर इसी को हम बोलते हैं सील लाइन स्पीच, सील लाइन स्पीच। जो मैं सिम्टम लिख रहा हूँ इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इन्हीं सिम्टम को आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये बच्चा किस कंडीशन में डेवलप हो गया है, ग्रुप उसके अंदर डेवलप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके अंदर क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, क्योंकि इसमें लेरिंजाइटिस भी वहां देखने को मिल रहा है, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वहां पे देखने को मिलती है। और अगेन जो इसके अंदर हमें कफ देखने को मिलेगा, इसमें से ज्यादा अगर मैं याद रखने के लिए बोलूँ तो स्टेटर आपको याद रखना है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और स्पीच कैसे देखने को मिलेगा, दैट इज बार्किंग। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि क्रूप के और इसके सिमिलर सिम्टम देखने को मिलते हैं, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इसको, क्रूप को और क्रूप में जो पायरेक्स जो देखने को मिलेगा, हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, लो ग्रेड फीवर, ये आपको ध्यान रखना, लो ग्रेड फीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि एपिग्लोटाइटिस में जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे वहां पे हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, तो क्रूप में कैसे देखने को मिलता है, दैट इज लो ग्रेड फीवर, और ये क्या है, स्लो प्रोग्रेसिव होता है, स्लो प्रोग्रेसिव, यानी कि इसके जो सिम्टम है ना स्लो स्लो आएंगे, स्लो प्रोग्रेसिव, या इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। स्लो स्लो जो है, सडनली जो है इसके सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं, ये भी आपको एमसीक्यू याद रखना है। स्लो प्रोग्रेसिव होता है, क्रॉनिक कंडीशन होती है इसके अंदर, यानी कि इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, कोई चाइल्ड है 3 ईयर का, उसके अंदर धीरे धीरे ये सिम्टम जो है डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जब भी आपको एपिग्लोटाइटिस का क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, अब्रप्टली, सडनली, इस तरीके से उसमें वर्ड यूज करेंगे, सडनली ये सिम्टम शो हो रहे हैं, सडनली ऐसा अटैक आ गया, लेकिन इसमें कैसे वर्ड यूज होंगे, स्लो प्रोग्रेसिव या क्रॉनिक, धीरे धीरे होता है, ये दूसरा डिफरेंस है ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की, तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इसमें 3 क्लासिकल ट्रायड सिम्टम आप सबको पता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पीडिया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 3 हमें जो क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज फर्स्ट वन इज टेकिपनिया, जिसकी रेस्पिरेटरी रेट है कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज हो जाती है। देन चेस्ट रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग, रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग साउंड जो आते हैं, दैट इज ये क्लासिकल ट्राइड 3 सिम्टम है किसके, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के, यहाँ पे क्रूप के सिम्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के, लेकिन इसमें जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है क्रूप में, वो कौन सा होगा, दिस इज माइल्ड एंड मॉडरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, इसी बेसिस पे आपको जो डिफ्रेंशिएट करना है एपिग्लोटाइटिस को और क्रूप को, लो ग्रेड फीवर, स्लो प्रोग्रेसिव स्लो सिम्टम हो गया, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैसे होगा, माइल्ड और मॉडरेट होगा। अब इसमें से अगर क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बात हुई है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है, हालांकि पूरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पूछ ले कि अर्लीस्ट अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो आपको आंसर करना है दैट इज टेकिपनिया, टेकिनिया, ठीक है। अगर ऐसा है कि अर्ली सिम्टम कौन सा, अगर आपको पूछ ले कि क्लिनिकली
अगर क्लिनिकली वर्ड दे दे कि क्लिनिकली अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा है, या क्लिनिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लिनिकली हम जो इजीएस्ट वे है या अर्ली कैसे करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज चेस्ट रिट्रैक्शन। क्योंकि हम बेबी में क्या देखेंगे, चेस्ट रिट्रैक्शन देख के हमें पता लग जाएगा that जो बेबी हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा है, उसको रेस्पिरेटरी आरडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो साइन जो मैंने पढ़ाए हैं। आप सिम्टम जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा कि 3 ईयर का जो बेबी है और उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, उसकी मदर उसको इमरजेंसी रूम में लेके आई है और वो कंप्लेंट कर रही है कि उसको ऐसे बार्किंग जैसे साउंड आ रहे हैं, स्टिडर, और जो सांस अंदर ले रहा है तो उसके अंदर अजीब से साउंड आ रहे हैं। क्योंकि उसको स्टिडर नहीं पता तो स्टिडर वर्ड यूज नहीं करेंगे, अजीब से साउंड आ रहे हैं और वो क्या बोलेगी, और उसके चेस्ट जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और उसको फीवर भी है। तो ये सारे सिम्टम आपको क्या किस तरीके इंडिकेट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सिम्टम दे देगा दैट इज क्रूप है। पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से आ सकता है कि कौन सा पार्ट नहीं है ग्रुप का, दूसरा एक एज का आ सकता है, तीसरा डायरेक्ट क्लिनिकल केस देके आपको पूछ लेगा, चौथा जो इसमें क्वेश्चन नोट सेट 5 में पूछा था वो किस बेसिस पे पूछा था, दैट इज मैनेजमेंट पे। किस तरीके से इसका या तो हम हॉस्पिटल में मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर हम होम एडवाइस कर सकते हैं कि अगर ग्रुप का अगर एपिसोड आता है और उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हम किस तरीके से जो है उसको एजुकेट करेंगे मदर को। तो थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट जो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक और जो चीज है, जब हम एक्सरे करवाते हैं, जब क्रूप वाले बच्चे का जब हम एक्सरे करवाते हैं तो इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे के अंदर में देखने को मिलता है स्टिपल साइन, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्टिपल साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, क्रूप के अंदर, स्टिपल साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। स्टिपल साइन क्या है, जब ऑब्स्ट्रक्शन इस तरीके से जो है नेरोविंग हो जाएगी एयरवे की, नेरोविंग ऑफ एयरवे, एक्सरे में हमें क्या दिखाई देगा, नेरोविंग ऑफ एयरवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब हम थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, और जितना पढ़ा रहा हूँ उसी में से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ज्यादा हम डिटेल में इसके डिस्कस नहीं करेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जो हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो अगर होम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि हो सकता है ये एपिसोड होम पे आ जाए, तो हम मदर को क्या एजुकेट करते हैं, जब भी क्रूप, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसके अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जो इसके ब्रोंकाई है उसको हम क्या कर रहे हैं, डायलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे होम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, ब्रोंको डायलेटर तो होंगे नहीं मदर के पास, तो हम उसको ऐसे कोई एडवाइस करेंगे, क्या करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन। अब क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर हम एडवाइस नहीं करें, ह्यूमिडिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे मशीन से हम कर सकते हैं ह्यूमिडिफाई, नेबुलाइज देके। लेकिन हम मदर को अगर घर पे है तो कैसे ह्यूमिडिफाई करेगी, उसको बस सीधा से क्या करना है, उसको हॉट वाटर, हॉट वाटर का क्या है जो फ्लेम्स होती है, ठीक है, जो भाप होती है, उसके अंदर बच्चे को ऐसे टॉवल डाल के, जो हम यूजुअली करते हैं, कोविड के टाइम हम नहीं किया था, वो करते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया था नोट सेट 5 में, जो हमारा ऑप्शन है कि मदर को हम क्या क्या एजुकेट करेंगे, आप उसको क्या ले जाइए, बाथरूम में ले जाइए, बाथरूम में ले जाके हॉट शावर ऑन कर दीजिए और बाथरूम का जो दरवाजा है, डोर है, वो बंद कर दीजिए, ठीक है, हॉट शॉवर। तो इससे क्या होगा, उसको ह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा। तो होम रेमेडी में हम ये कर सकते हैं, होम मैनेजमेंट में हम ये कर सकते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन के लिए मदर को बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि दोनों ही मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं कि हॉस्पिटल में क्रूप की जो इमरजेंसी है हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज अगेन सबसे पहले हमें क्या करना, हॉस्पिटल हम ह्यूमिडिफिकेशन दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास मशीन होती है, उससे दे सकते हैं नेबुलाइजर। ह्यूमिडिफिकेशन के अलावा हम क्या दे सकते हैं, इसके अलावा ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, O2 थेरेपी उसके हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। साथ साथ में हम क्या देंगे, स्टीरॉयड हम देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो नेबुलाइजेशन देते हैं वो किसका देते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दैट इज एड्रेनालिन, एडीआर का हम क्या करते हैं, एडीआर का नेबुलाइजेशन हम देते हैं। एडीआर का जो है नेबुलाइजेशन हम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन। एडीआर क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन, और उसमें जो है जो माइल्ड या मॉडरेट जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इजीली रिजोल्व हो जाएगा और ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा वहां पे। या फिर हम दे सकते हैं स्टीम इनहेलेशन हम दे सकते हैं। तो दोनों ही चीजें में आपको याद रखना है कि होम मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, और हॉस्पिटल में आ गए तो हम क्या करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन देंगे, O2 थेरेपी देंगे, स्टीरॉयड दे सकते हैं हम, और एडीआर का नेबुलाइजेशन दे सकते हैं ब्रोंकोडायलेशन में, ठीक है। और इसमें आपको जो मैंने बताया सब कुछ याद रखना कि फीवर कैसा आएगा, स्टीपल साइन कैसा होता है, किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है, और जो फीवर होगा इसमें कौन सा देखने को मिलेगा, दैट इज लो ग्रेड फीवर, और सिम्टम कैसे स्लोली इसके अंदर जो है प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं
क्वेश्चन में यही पूछा था कि 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और डिस्चार्ज किया गया है, तो मदर को हम उसको होम इंस्ट्रक्शन के लिए क्या बोलेंगे, उसको बाथरूम में ले जाना है, हॉट वाटर ऑन कर देना है और क्लोज द डोर। इससे क्या हो रहा है, वो एक तरीके से आर्टिफिशियल हम क्या कर दे रहे हैं, ह्यूमिडिफिकेशन दे रहे हैं या फिर स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं। गिव हिम ए डोज ऑफ एंटीस्टामिन, ये खुद से एंटीस्टामिन की डोज नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रही है। यहाँ पे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो पहले पहले प्रायोरिटी हमारा क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन करना है, ब्रोंकोडायलेशन करना है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर लिक्विड ड्रोलिंग अकर्स, ड्रोलिंग इसमें नहीं होती है, ड्रोलिंग इसका प्रेजेंटेशन नहीं है, ड्रोलिंग किसका है, एपिग्लोटाइटिस का। हम दे सकते हैं, मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं इसको, फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जब भी इसको पेशेंट होम, जब हम एजुकेट करेंगे तो एजुकेट करेंगे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो ये नॉर्मली भी हम हमें करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रिलिंग हो रही तो ये भी आंसर नहीं होगा। कूल तो मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रूप। शॉर्ट में मैंने काफी बताया, लेकिन जितना बताया है हर एक वर्ड जो है इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डिफ्रेंशिएट करना है कौन सी डिजीज है, कौन सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ का क्वेश्चन है, दैट इज नॉरसेट 5, नॉरसेट 4 या नॉरसेट 5 में ये क्वेश्चन पूछा था, आई एम नॉट श्योर नॉरसेट 4 में या 5 में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि ओबीजी और साइकेट्रिक तो मेन जो पोर्शन बनाते हैं नॉर्सेट का। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एन इंडक्शन ऑफ लेबर ओविंग ए gestation of 42 weeks confirmed by dates and ultrasound. When she is dilated 3 centimeter, she has contraction of 70 seconds. She is receiving oxytocin. The nurse first intervention should be to, ऑप्शन ए है चेक फीटल हार्ट रेट, ठीक है। ऑप्शन बी नोटिफाई द अटेंडिंग फिजिशियन। ऑप्शन सी टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज प्रोबेबली इन ट्रांजिशन। तो चलिए आंसर करना है इसका, आपका आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्लाइंट है 42 वीक्स की गेस्टेशन है यानी प्रेगनेंसी है, और उसका इंडक्शन ऑफ लेबर कर, इंडक्शन मतलब हमने जो है लेबर को हम इंडक्ट कर दिया है ऑक्सीटोसिन के थ्रू, ठीक है। और उसका जो हम बात करें अगर क्राइटेरिया की, तो उसका जो सर्वाइकल डायलेशन है वो कितना हो गया, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और वो जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रेक्शन के दैट इज 70 सेकेंड्स है। और उसको ऑलरेडी क्योंकि इंडक्शन के हमने ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर रखा है, तो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा बेसिकली इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई बार में ऑप्शन आंसर होता है कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन की डोज बढ़ा देंगे, कई बार हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन स्टॉप कर देंगे, कई बार हम बोलते हैं फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व किस तरीके से करने हैं, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल सी एक चार्ट में बनाऊंगा, उससे आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखिए सबको पता है, अगर मैं लेबर की बात करूं, अगर लेबर की बात करूं तो हम अलग अलग जो है 4 स्टेज इसके अंदर पढ़ते हैं, 4 स्टेज पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेशली मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं, दैट इज फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में अलग अलग फेज होती है, दैट इज लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल फेज। 3 फेज होती है, 3 फेज के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर 3 फेज होती है, ट्रांजिशनल फेज। और अलग अलग हमें सर्वाइकल डायलिसिस से पता लगता है कि पेशेंट जो है यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो लेबर के टाइम कौन सी फेज के अंदर है, और उस फेज के अकॉर्डिंग ही सर्वाइकल डायलिसन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन हमें स्टार्ट करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, एक इंडेक्स हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों फेज का हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको फाइंडिंग देखने को मिलेगी उसके अंदर। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पैरामीटर, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लेटेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेंट, एक्टिव। सबको पता है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फुल सर्वाइकल यानी कि ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से फुल सर्वाइकल डायलेशन के बीच की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर हो जाता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आती है, फोर्थ में ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। सबको पता है, पूरा हम डिस्कस कर लेंगे जब भी इसका लेबर का एक और क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, दैट इज ट्रांजिशनल फेज। अब कैसे पता चलेगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो लेबर में है वो कौन सी स्टेज के अंदर है, तो इसके अंदर हमें पैरामीटर यूज करते हैं, दैट इज सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि उस मदर का कितना सर्वाइकल डायलेशन हुआ है, उसके बेसिस पे हमें पता लगाते हैं कि वो कौन सी स्टेज के अंदर है। तो लेटेंट हम कब बोलेंगे, जब उसका सर्वाइकल डायलेशन 1 to 4 सेंटीमीटर के बीच में है, कि 1 to 4 सेंटीमीटर के बीच में अगर उसका सर्वाइकल डायलेशन है तो मदर किस में है, लेटेंट फेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एक्टिव फेज, एक्टिव फेज कब बोलेंगे, दैट इज 4 to 7 सेंटीमीटर जो है उसका सर्वाइकल डायलेशन है। और ट्रांजिशनल में हम बोल देंगे दैट इज 8 to 10 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आता है कि फुल सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, दैट इज
10 सेंटीमीटर, या ऑप्शन में नहीं है तो दैट इज 4 फिंगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8 to 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर देख के हमें पहली चीज क्या पता लगानी कि वो कौन सी स्टेज के अंदर है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज में कितना यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आना चाहिए। ठीक है, कितनी देर तक जो है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन का जो ड्यूरेशन होना चाहिए, दैट इज ड्यूरेशन। यहाँ पे हम बात करें यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरेशन के बारे में। तो अगर मैं लेटेंट फेज की अगर हम बात करूं, तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। 15 to 30 सेकंड का मतलब क्या है। मान लीजिए एक वुमेन है, वो लेबर के अंदर है, और हमने देखा उसका सर्वाइकल डायलेशन कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो उसकी लेटेंट फेज के अकॉर्डिंग उसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक पहला यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आएगा, लेकिन वो कितनी देर तक रहना चाहिए, दैट इज 15 to 13 सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। कितनी देर तक रहना चाहिए, दैट इज 15 to 13 सेकंड। और अगर वो लेक्टिव एक्टिव फेज के अंदर है, तो उसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है वो कितनी देर तक रहना चाहिए, दैट इज 30 to 60 सेकंड। इतना जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है उसका पेन है उतनी देर तक बना रहेगा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन का। और लास्ट हम बात करते हैं, दैट इज 45 to 19 सेकंड। अब इस इंडेक्स जो मैं बना रहा हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम बात करते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यानी कि जो उसका एक, मान लीजिए उसका एक कॉन्ट्रेक्शन आया लेटेंट फेज में, उसका फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आया 8:10 पे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन है वो कितनी देर में आना चाहिए, तो अलग अलग फेज के अकॉर्डिंग है। तो लेटेंट फेज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 15 से 30 मिनट, 15 to 13 मिनट के बीच में उसके जो कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि पहला कॉन्ट्रेक्शन आया वो 15 से 30 सेकंड के लिए बना रहा। और जो दूसरा कॉन्ट्रेक्शन आना चाहिए आइडियली, वो कितनी देर बाद में आना चाहिए, 15 से 30 मिनट के बाद। यानी कि इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंट है। एक्टिव की अगर हम बात करें, दैट इज 3 to 5 मिनट। यानी कि जो कॉन्ट्रेक्शन की क्योंकि सीवियरिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ गया है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए। अदरवाइज तो मदर पेन के से ही डिस्ट्रेस में चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज 2 to 3 मिनट। बस अब ये 3 पैरामीटर आपको याद रखने हैं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। अब आपको एक फाइंडिंग आती है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक मदर है, 40 वीक के गेस्टेशन पे आपके पास आई है। ठीक है, उसका आपने चेक किया तो उसका सर्वाइकल डायलेशन 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया है। ठीक है, उसको इंडक्शन के लिए डॉक्टर ने क्या स्टार्ट किया है, दैट इज ऑक्सीटोसिन स्टार्ट किया है। ठीक है, और जब हमने देखा कि वहाँ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है, उसका जो ड्यूरेशन है तो वो कितना है, दैट इज 20 सेकेंड। तो अब आपकी नई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन में आएगा आईवी ऑक्सीटोसिन की जो रेट है उसको हम बढ़ा देंगे, दूसरा है आईवी ऑक्सीटोसिन जैसा है उसको चलने देंगे, तीसरा है आईवी ऑक्सीटोसिन को हम स्टॉप कर देंगे, और फोर्थ है इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। अब आपको कैसे पता करना है कि हमें ऑक्सीटोसिन बढ़ाना है, कम करना है, या फिर या फिर सेम रेट पे चलने देना है। तो हम यहाँ पे पैरामीटर डिस्कस करते हैं। 5 सेंटीमीटर, पहला दिमाग हमारा जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का मतलब है मदर किस में है, दैट इज एक्टिव स्टेज के अंदर है वो। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एक्टिव स्टेज में है, इसका मतलब है कि उसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन वो 30 से 60 सेकंड तक के लिए बना रहना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे उसका यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कितना है, दैट इज 20 सेकंड। लेकिन ये तो कम है। अगर इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 30 से 60 है ना इसका नॉर्मल, तो एक्टिव फेज में। लेकिन कितना है यहाँ पे, 20 सेकंड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बना हुआ है। तो अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें आईवी ऑक्सीटोसिन जो चल रहा है उसकी रेट को बढ़ाने की हमें जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो एक्टिव फेज में तो आ गई, लेकिन इतने यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है और ड्यूरेशन भी उसका कम है। तो हमें इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करना है, दैट इज ऑक्सीटोसिन को हम बढ़ा देते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन वाला है, और उसमें जो है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कितनी, 60 सेकंड के लिए है। तो 60 सेकंड, या फिर मान लिया आपके 70 सेकंड आ गया, 70 सेकंड के लिए है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्योंकि 5 सेंटीमीटर एक्टिव स्टेज में है, और 70 सेंटीमीटर वहां दे रखा है, तो 70 सेंटीमीटर तो इसके हिसाब से ज्यादा है। तो हम क्या कर देंगे, आईवी ऑक्सीटोसिन की रेट को स्लो स्लो कर देंगे या स्टॉप कर देंगे। या फिर आइडियली पूछ लिया आपको कि 4 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हुआ है, और उसका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो कितना है, 45 सेकंड के लिए उसका कॉन्ट्रेक्शन बना रह रहा है। तो ये तो नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, हम ना तो आईवी ऑक्सीटोसिन की जो है रेट बढ़ाएंगे, ना उसको स्टॉप करेंगे, क्या करके एज इट इज हम क्या करने चलते रहेंगे। तो हम डॉक्यूमेंट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक क्लाइंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए 42 गेस्ट स्टेशन। अब हमें दो चीजें यहाँ पे नोटिस करना है, 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है, यानी कि इतना हमें पता चल गया 1 से 4 एक्टिव होता है, तो ये किसके अंदर है, एक्टिव फेज के अंदर है। और सी एज ए कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 70 सेकंड, और कॉन्ट्रेक्शन उसका कितना है, 70 सेकंड। तो एक्टिव फेज के हिसाब से तो कॉन्ट्रेक्शन कितना होना चाहिए, 15 से 30 सेकंड ही, लेकिन वहां पे कॉन्ट्रेक्शन कितना, ये तो पूरा ट्रांजिशनल फेज जितना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है इतनी देर तक, यानी अभी तो सर्वाइकल डायलेशन इतना हुआ ही नहीं,
लेकिन इतना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो फिटल फिटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा वहाँ पे ऑक्सीटोसिन की वजह से, क्योंकि अभी सर्वाइकल डायलेशन हुआ नहीं और ऊपर से इतने कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं, तो फिटल क्या हो जाएगा वहाँ पे, डिस्ट्रेस में चला जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो इसका कोज है उसको खत्म करना है। हमें क्या करना है, टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन, करेक्ट ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस चार्ट का यूज करके आपको ऐसे आंसर करना है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि एक्टिव फेज के हिसाब से यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन जो 70 सेकंड के हैं वो बहुत ज्यादा है। इस इंडेक्स में देखिए, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन तो 3 सेंटीमीटर हुआ, आइडियली कितना होना चाहिए, 15 से 30 के बीच। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, 70 सेकंड। यानी कि डायलेशन तो लेटेंट फेज वाला है, लेकिन कॉन्ट्रेक्शन ट्रांजिशनल फेज वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो ऑक्सीटोसिन चल रहा है उसको क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए उसका सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर हो गया है और यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कितना आया है उसका, 40 सेकंड। अब क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कम है, हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन की जो रेट है उनको इंक्रीज कर देंगे। तो बेसिकली आपको ये इंडेक्स याद रहनी चाहिए, इसी क्वेश्चन के लिए आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कितना, कौन सी फेज में कितना डायलेशन है, कितनी देर के लिए है जो ड्यूरेशन आना चाहिए, और कितनी देर बाद में रिपीट होना चाहिए। ये भी बहुत, अगला जो पैरामीटर देंगे पूछेंगे ये भी इंक्लूड करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप ये इंडेक्स याद रखोगे तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर विल बी टर्न ऑफ द आईवी टॉक्सिन। बाद में है सारे, हम फेटल रेट बाद में चेक करेंगे, पहले हम कोज को खत्म करेंगे जिसकी वजह से हो रहा है, फिजिशियन को बाद में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, डिलीवरी के लिए अभी 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है, तो हम अभी डिलीवरी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं कि प्रॉपर सर्वाइकल डायलेशन वहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक, तो करेक्ट आंसर प्रायोरिटी वाइज देखें तो हमें टर्न ऑफ द आईवी टॉक्सिन करना है। ये भी नॉर्थ सेट 5 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन दिस इज नॉर्थ सेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, आइदर 4 में या 5th में, या 5th में क्वेश्चन ये पूछा गया है। वहाँ पे आप नॉर्थ सेट या मेंस का सॉल्यूशन देखोगे वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन इज, इन एडिशन टू चेंजिंग द मदर्स पोजिशन टू रिलीव कोड प्रेशर, द नर्स में employ the following measures in the event that she observe the cord out of the vagina। तो अब उसका एक्शन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पुरानी है, अब उसका एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, इमीडिएटली pour स्ट्राइल सेलाइन ऑन द कोड और रिपीट दिस एवरी 15 मिनट टू प्रिवेंट ड्राइंग। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए ऑप्शन से पहले, कि मान लीजिए जो मदर की पोजीशन चेंज करवा रही थी एक नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर, और वो क्यों करवा रहे थे कि कोड प्रेशर को, इसमें से क्वेश्चन आता है, हम डिस्कस कर लेंगे क्या होता है कोड प्रेशर को रिलीव करने के लिए। बस इतना समझ लीजिए कि पोजीशन चेंज करवा रहे थे, और पोजीशन चेंज कराते कराते क्या होगा, उसने उसने देखा कि जो अम्बिलिकल कोड है वो वेजाइना से बाहर आ गई है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन ए, इमीडिएटली pour sterile saline on the cord and repeat this every 15 minutes to prevent drying। Option B, cover the cord with a wet sponge। Option C, apply a cord clamp to the exposed cord and cover with a sterile towel। Option D, keep the cord warm and moist by continuous application of warm sterile saline compresses। तो चलिए अब आपको आंसर करना है। पहले आपको अपनी जो इनर फीलिंग है उसके बेसिस पे इसको आंसर करने की कोशिश करना है, तभी आप जो नोट सेट लेवल पे तैयारी कर पाओगे। अगर सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, अगर अपना ब्रेन का यूज नहीं ले रहे हो, तो यूजलेस है सारा ये सब कुछ। तो पहले आपको आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। मैं इसलिए इतना टाइम देता हूँ आपको कि आप इसका आंसर कर पाए। तो करेक्ट आंसर इसका करना है आपको पहले। तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्या है, कीप द कोड वार्म, हमें वार्म रखना है कोड को, मॉइस्ट रखना है ताकि उसको ड्राइनेस नहीं हो, और कंटिन्यूअसली उसको वार्म स्ट्राइल सेलाइन से कंप्रेस करना है, मतलब उसका कंप्रेशन देना है। अब क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मदर है और उसके जो कोड है वेजाइना से इस तरीके से जो बाहर आ गई है कोड। ठीक है, अम्बिलिकल कोड जो है पोजीशन चेंज के दौरान बाहर आ गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी डिलीवरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो अम्बिलिकल कोड बाहर आ गई तो, क्योंकि सारा सर्कुलेशन फीटस को, अगर मान लीजिए फीटस है, फीटस को सारा सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड इस तरीके से अटैच है, और सारा सर्कुलेशन, सारा न्यूट्रिशन, सारी ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रही है, दैट इज फीटस को ट्रांसफर हो रही है। तो अगर क्लेम्प कर देंगे इसको, तो इमीडिएटली क्या करेगा, फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा और फीटल की क्या हो जाएगी, डेथ। क्योंकि क्लेम्प हम कब करते हैं, डिलीवरी के बाद में, जब फीटस बाहर डिलीवर हो गया है और उसको बाहर लंग्स उसके काम करने लगे हैं, तब वो ऑक्सीजन खुद से ले पा रहा है, तब हमें अम्बिलिकल कोड की नीड नहीं होगी, तब हम क्या कर देते हैं, क्लेम कर देते हैं। लेकिन इस केस में अभी तो फीटल क्या है, अंदर ही है, और वो अम्बिलिकल कोड पोजीशन चेंज के टाइम पे बाहर आ गई। अगर हम क्लेम कर देंगे तो क्या होगा, फीटल को सर्कुलेशन सारा इमीडिएटली पेशेंट, फीटल की क्या होता है, डेथ। तो सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं करना, दैट इज स्ट्रिक्टली 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 कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये तो करना ही नहीं है, क्लेम के नाम से तो भूल जाओ कि हमें क्लेम करना है अम्बिलिकल कोड को, बिना फीटस के बाद डिलीवर हमें क्लेम नहीं करना है। दूसरा, क्योंकि आप सबको पता है दैट इज योर अम्बिलिकल कोड। मान लीजिए मैं अगर बोलूँ अम्बिलिकल कोड है और उस पर एक व्हाइट व्हाइट इस तरीके से
सब्सटेंसेस होता है, जो जेली होती है, ठीक है, जैसे बच्चे पे होती है वैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड पे होती है, वर्निक्स गैसियोसा, व्हाइट चीजी सब्सटेंसेस होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाइट चीजी सब्सटेंसेस बेबी पे जो होता है वो कौन सा होता है, वर्निक्स गैसियोसा। वो क्या करता है, इसको मॉइस्ट बना के रखता है, वर्निक गैसियोसा अंदर इंट्रायूटेराइन लाइफ के टाइम। अब क्या होगा इससे, जैसे ही बाहर आती है तो क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या क्या होने लग जाती है, बाहर एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ड्राई होने लगती है, और ड्राई होने की वजह से वहां पे क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। वहां के जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वहाँ की जो फीटल सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और फीटल क्या चला जाएगा, डिस्ट्रेस के अंदर चला जाएगा। तो कभी भी हमें जो है इसको ड्राई नहीं रखना है, इसको हम क्या करना है, हमें इसको वेट करना है और इसको जो मॉइस्ट रखना है, ठीक है, तो ड्राई हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम देखते हैं कि इमीडिएटली पोर स्ट्राइल सेलाइन ऑन द कोट, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन रिपीट एवरी 15 मिनट, 15 मिनट इतना टाइम हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें हर टाइम इसको, जब तक अम्बिलिकल कोड बाहर है, हर टाइम इसको क्या करना है, हमें वार्म रखना है। तो 15 मिनट अगर हम गैप ले लेंगे तो वो तो ड्राई हो जाएगी, तो हमें 15 मिनट का तो गैप बिल्कुल नहीं लेना है। कवर द कोट विद वेट स्पॉन्ज, वेट स्पॉन्ज ठीक हम ले सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, दैट इज वार्म। यहाँ पे वार्म मेंशन नहीं है, तो क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए कि जो कोड है हम उसको कैसे रखेंगे, वार्म। वार्म रखने से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट रहेगी, मॉइस्ट रहेगी। इसलिए हम वहाँ पे कंटिन्यूअसली, इस वर्ड पे ध्यान देना, कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन करेंगे जब तक कि उसका कोई मैनेजमेंट हम नहीं कर देते। स्ट्राइल सेलाइन जो है उस पे पोर करते रहेंगे, यानी कि स्ट्राइल सेलाइन उस पर डालते रहेंगे, जो थोड़ा सा वार्म हो, ज्यादा वार्म भी नहीं हो, लेकिन उसकी उससे क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई बनी रहेगी। तो करेक्ट आंसर भी, अब इससे इससे रिगार्डिंग 2 या 3 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दैट इज कॉर्ड प्रोलेप्स का पहला नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉर्ड प्रोलेप्स। अगर मैं बात करूँ, कॉर्ड प्रोलेप्स क्या है, बेसिकली बिना डिलीवरी से पहले ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलेप्स। इसके टाइप होते हैं, लेकिन टाइप इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जिसके अंदर हम प्रोलेप्स पढ़ते हैं, ओकल्ट प्रोलेप्स पढ़ते हैं, और कॉर्ड प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, और कंप्लीट कॉर्ड प्रोलेप्स पढ़ते हैं। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कॉर्ड प्रोलेप्स हो जाता है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट तो आपको जो बताया कि वार्म, ठीक है, वार्म, सेलाइन और मॉइस्ट। और ये कैसे करना है, कंटिन्यूअसली। ऐसा स्पॉन्ज आपको यूज रखना है ताकि वो ड्राई नहीं हो, कंटिन्यूअसली आपको करना है, ठीक है। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तीनों एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू तो नोट सेट 5 में यही पूछ लिया कि आपको करना है क्या। दूसरा, नेवर, आपको क्या करना है, जो अम्बिलिकल कोड बाहर आ गई है उसको वापस से रीपोजिशन करने की कोशिश आपको नहीं करनी। आपको लगे कि अम्बिलिकल कोड बाहर आ गई, तो हम क्या करते हैं, स्टाइल ग्लव्स पहन के उसको पुश कर देते हैं भेजाने के थ्रू। तो वो हमें नेवर, हमें नहीं करना है, नेवर पुश द कोड, या रीपोजिशन नहीं करना है कोड को, नेवर। हमें क्या करना है, कोड को कभी भी रीपोजिशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। दिस अनदर क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन में हो तो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये नहीं करना है। तीसरा, हमें क्या करना है, पोजीशन से रिलेटेड बहुत अच्छे एमसीक्यू आते हैं। जब भी कोड प्रोलेप्स हो जाता है तो कौन सी पोजीशन दी जाती है, दैट इज ट्रेंडलबर्ग। अगर प्रायोरिटी वाइज पूछ लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं पूछ लूँ तो दैट इज नी चेस्ट पोजीशन देनी है, नी चेस्ट पोजीशन। प्रायोरिटी वाइज अगर पूछ लें तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली अगर पोजीशन आपको देना है, दैट इज नी चेस्ट पोजीशन हम दे देंगे कोड प्रोलेप्स के केस में। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और सेकंड ऑप्शन आपको क्या करना है, दैट इज ट्रेंडलबर्ग, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन हम देंगे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना। टेंडलबर्ग पोजीशन क्या होता है, बेसिकली जो हेड एंड है वो फुट एंड से लो होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये हेड एंड है, इस तरीके से फुट एंड से, इस तरह थोड़ा सा बेड को, पूरा कंप्लीट बेड को हम इस तरीके से लो कर देंगे, दैट इज टेंडलबर्ग। तो ताकि जो कोड प्रोलेप्स है उसको और ज्यादा सीवियर फॉर्म में बाहर आने के चांसेस कम हो जाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। ये हमारा मैनेजमेंट हो गया कि वार्म स्टाइल सेलाइन हम उस पर पोर करेंगे कंटिन्यूअसली, कभी भी उसको पुश नहीं करेंगे कोड को। और जो फोर्थ, जो अगर आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगी तो ये भी इसकी मैनेजमेंट, दैट इज अपलिफ्ट, अपलिफ्ट द फीटस, यानी कि फीटस को हमें अपलिफ्ट करके रखना है ताकि उसका कंप्रेशन नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लेडर है, ये भी आपको याद रखना, तीन इंपॉर्टेंट है बस ये इन्फॉर्मेशन में। ब्लेडर को क्या करना है, आपको सेलाइन से फिल करना है ताकि जो फीटस का अपलिपमेंट हो जाए, ठीक है। ये कॉर्ड प्रोलेप्स की कुछ एमसीक्यू, तीनों एमसीक्यू है, या तो आइदर कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, और कभी ये पूछ लेगा। ये किस तरीके से पूछेगा कि कौन सा जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या कौन सा री एजुकेट करना है। कोई क्वेश्चन कैसे भी दे देगा, मान लीजिए एक न्यूली असाइन न्यू नर्सिंग स्टाफ आपके उस वार्ड में असाइन हुई है, और आप वहाँ पे 10-15 साल से काम कर रहे हैं, और वो कॉर्ड प्रोलेप्स के बारे में आपसे
आप उसको एजुकेट कर रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट से आपको लगेगा कि उसको री एजुकेशन की जरूरत है? वो बोलेगी कि कभी भी कोड प्लेप्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक ग्लव्स पहनेंगे और उसको कोड को वापस रिपोजिशन करेंगे या वजाइना की तरफ पुश कर देंगे। तो इस बात पे इसको री एजुकेट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है नॉर्सेट, पोजीशन का पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसमें से और क्या पूछ सकता है। अगर हम बात करेंगे, अगर उसका हम सीएसटी हम करेंगे, सीटीजी या एनएसटी अगर हम करते हैं, सीएसटी हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट अगर हम करते हैं, तो उसमें कौन से टाइप का डिएसिलेरेशन देखने को मिलेगा? दैट इज वेरिएबल, ये बस आपको रटना है, याद रखना है, वेरिएबल डी एसिलेरेशन। ठीक है, एसिलेरेशन, वेरिएबल डी एसिलेरेशन जो है वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मैं पूछ लूं कि कॉर्ड प्रोलेप्स है, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? कॉर्ड प्रोलेप्स, अगर वैज्ञानिक के थ्रू कॉर्ड प्रोलेप्स होती है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर एमसीक्यू, दैट इज ट्रांसफर लाइफ, ट्रांसवर्स लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ट्रांसफर लाइफ किसको बोलेंगे? मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, और इस तरीके से ही, वैसे नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके से उसकी अम्लाइकल कोड है और इस तरीके से ये बेबी से, इस तरीके से यहाँ पे प्लेसेंटा और ये अम्लाइकल कोड से कनेक्टेड होता है, ये नॉर्मल है। ट्रांसफर लाइफ किसको बोलेंगे? ये यूट्रस है, ठीक है, और ये बेबी है, और बेबी के साथ साथ में अम्लाइकल कोड इस तरीके से उसके सामने आ जाए, तो उसको तो क्या बोलते हैं? तो इस केस में बाहर प्रोलेप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर रिस्पेक्ट में आपको पूछ ले कि और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोलेप्स हो सकता है, दैट इज पॉली हाइड्रोनियोस। आपको तीन ऑप्शन दे देगा और एक एक्सेप्ट करके पूछ लेगा कि इसमें कॉर्ड प्लेस होने के चांसेस नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन आपको याद रखने हैं। ट्विन प्रेगनेंसी, तीनों याद रखने हैं। ट्रांसफर लाइफ मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमिनेस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक्सेस अमाउंट में हो जाए, दैट इज पॉलीहाइड्रोमिनेस, या ट्विन प्रेगनेंसी में है जो हमें कॉर्ड प्लेप्स देखने के चांसेस मिलते हैं। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द कॉर्ड प्लेप्स। एक जो इसमें और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, कोड प्रेशर को रिलीव करने के लिए मदर पोजीशन दिलवा रही है, तो इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू हो सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कोड प्लस, क्योंकि जब भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, उसमें वेट बढ़ता है और वहाँ फ्लूड, तो वहाँ पे जो वेना केवा है, दैट इज वेना केवा, तो वेना केवा पे प्रेशर बढ़ जाता है ग्रेविड यूट्रस की वजह से। तो वेना केवा पे जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, तो जो ब्लड फ्लो है हार्ट को, जो वेना केवा के थ्रू इस तरीके से, जो मान लीजिए आपका हार्ट है और इन्फीरियर वेना केवा इसके अंदर आकर ओपन होती है, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो ब्लड है वो वापस रिटर्न बॉडी से डिऑक्सीनेटेड ब्लड किस में नहीं जा पाएगा? हार्ट में। और वहां पे क्या, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, यानी मदर किस में चली जाएगी? हाइपोटेंशन में। मदर में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। तो बेसिकली ये प्रेगनेंसी में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, क्योंकि वेना के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये इसको क्या बोलते हैं? दैट इज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अलग क्वेश्चन हम थोड़ा आएगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहीं से रिलेटेड आया, इसलिए बता दें, वेना केवा, वेना केवल सिंड्रोम, इट इज वेना केवल सिंड्रोम। वेना केवल सिंड्रोम किसको बोलेंगे? प्रेग्नेंट वुमेन है, वो ग्रेविड यूट्रस की वजह से उसका वेना केवा कंप्रेस हो जाएगा, उसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन में चली जाएगी, फिटल डिस्ट्रेस में चली जाएगा, दैट इज वेना केवल सिंड्रोम। एक सिंपल सा मैनेजमेंट करते हैं इसके लिए, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए एज ए नर्स, या फिर एज हम अगर होम एजुकेट करते हैं मदर, तो क्या इस कंडीशन में हमें मदर को कौन सी पोजीशन देते हैं? दैट इज लेफ्ट लेटरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट लेटरल लेगी तो उसका जो वेना केवा का प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा और इजीली वहां पे फ्लो हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट लेटरल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। तो कोड, यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसी के लिए वो जो मदर्स पोजीशन को, कोड प्रेशर को रिलीव करने के लिए पोजीशन दिलवा रही थी, तो इसी दौरान में क्या हो गया, उससे जो है कोड बाहर आ गई है, और उसको मैनेज करने के लिए अब क्या कर सकते हैं? दैट इज दो एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो डायरेक्ट आता है कि कोड ऐसा प्रेजेंटेशन देगा उसके अंदर से कि क्या हो रहा है ये, यानी कि जो वेना क्या हुआ वो कंप्रेस हो गई है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है और वहां पे पोजीशन चेंजिंग के दौरान उसमें सडनली हाइपोटेंशन डेवलप हो गया है, और इस हाइपोटेंशन की वो कैसे देगा कि पेलर पेस हो जाएगा मदर का, ठीक है, उसको हेडेक होगा, ठीक है, उसको फेंटिंग होगा, और इस तरीके से उसका बीपी ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करता है, हमें पोजीशन दिलवाते हैं, नर्सिंग ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिलवाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो अब समझ में आ गया कि कीप द कोड वार्म, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द नर्स would expect to include which of the following when planning the management of the client with Lyme disease? Option A, complete bed rest for 6 to 8 weeks. Option B, tetracycline treatment. Option C, IV amphotericin B. Option D, high protein diet with limited fluid.
तो चलिए, नॉरसेट 5 और नॉरसेट 4 लगातार, और नॉरसेट 3 लगातार लाइम डिजीज में से लगातार 3 नॉरसेट के अंदर क्या आए थे, क्वेश्चन आए थे। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लाइम डिजीज, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते। जैसे इंडिया के अंदर है या डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर फ्रिक्वेंटली केस देखने को मिलते हैं मलेरिया की, इजीली वहाँ पे स्प्रेड होता है वेक्टर बॉर्न, मोस्ट कॉमन वेक्टर बॉर्न जो है डिजीज कौन सी, मलेरिया। वैसे ही अगर हम फॉरेन की बात करें, दैट इज यूएसए, और फॉरेन की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन वहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है, दैट इज लाइम डिजीज। इसलिए इसके क्वेश्चन, क्योंकि हम अनक्लेक्स बेस पे हमारा पेपर बनता है कई बार, तो अनक्लेक्स फॉरेन बुक है और वहाँ पे लाइम का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस, क्योंकि फॉरेन बेस्ड पेपर भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, तो इसलिए लाइम की क्वेश्चन वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो 3 नोट सेट के अंदर पूछा था, लास्ट नोट सेट में नहीं पूछा है 6 के अंदर, तो मेरा मानना है नोट सेट 7 के अंदर लाइम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्लान, जब हम मैनेजमेंट करते हैं लाइम डिजीज का, तो क्या हम उसको एजुकेट करेंगे। दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लाइम डिजीज थोड़ा ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, सिर्फ मैं 5 से 6 पॉइंट लिखूंगा लाइम डिजीज के बारे में, वो जो जो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइम डिजीज। पहला एमसीक्यू में भी हो सकता है, हालांकि डायरेक्ट नोट सेट में ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज इन यूएसए। जैसे हमारे मलेरिया फ्रिक्वेंटली स्प्रेड होता है, वैसे ही लाइम डिजीज मोस्ट कॉमनली वेक्टर बोर्न डिजीज यूएसए के अंदर। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछ लिया था नोट सेट के अंदर। पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें, दैट इज बोरेलिया ब्रिगेड फेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। मैंने इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो अपने जो चैनल पे हैं, चैनल पे मैंने पोस्ट कर रखी है अपने पोस्ट के, क्योंकि हम पोस्ट पे यहाँ पे हमें आपका जो प्रदर्शन देख के काफी अच्छा लगा। हम डेली जो पोस्ट है हमारे चैनल पे, एक क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड करते हैं, और जो 60 to 70% जो हमारे व्यूअर है वो करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो ये देख के हमें खुशी होती है कि वो कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, मतलब अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है यूनिक नर्सिंग क्लासेस, उस पर हम डेली के 2 या 3 एमसीक्यूज जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे स्टोरी लगाते हैं, तो वहां जाके आप आंसर कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यूसली, आपको जितना भी ज्ञान जहां भी जहां से भी नॉलेज मिले आपको गेन करना है। तो ये पूरी जो लिस्ट है वेक्टर बॉन्ड वाली जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पूरी पोस्ट कर रखी है। बताने का मतलब ये कि पूरा पोस्ट कर रखा है, वहां जाके आप पूरा पोस्ट जो है देख सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कौन सा वेक्टर किसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगेन दिस इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एजेंट। अगर लाइम डिजीज के बारे में बात करें, दैट इज बोरेलिया बर्गडोर फेरी, बोरेलिया बर्गडोर फेरी। अगर हम बात करें इसके लिए कि वेक्टर कौन सा है, यानी कि इसको स्प्रेड कौन करता है, इस पॉजिटिव एजेंट को इसके होस्ट तक, या इन्फेक्शन इन्फेक्शन के लिए इसको वेक्टर जो है कौन ट्रांसफर करता है, दैट इज हार्ड टिक आता है ऑप्शन में, ठीक है। हार्ड टिक क्या है, इसका वेक्टर है। अगर स्पेशली अगर पूछ ले हार्ड टिक में से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये तीनों एमसीक्यू नोट सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दैट इज, अगर आपको डायरेक्ट नाम पूछ ले, दैट इज आइक्सोडिस रिसिनस। इसका नाम आपको याद रखना, थोड़ा अटपटा है लेकिन आपको नाम है आइक्सोडिस रिसिनस। ये क्या है, हार्ड टिक है का नाम है। अगर डायरेक्ट पूछ ले, अगर नाम नहीं देते तो हार्ड टिक करना, आपको सॉफ्ट टिक भी ऑप्शन में होगा, आपको क्या करना, हार्ड टिक। अगर अगर दे दे तो आइक्सोडिस रिसिनस का जो है वेक्टर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एमसीक्यू इसके अंदर से जो अब नया पूछ सकते हैं, कि लाइम डिजीज होने के लिए किसी भी, जैसे पेशेंट है या फिर कोई भी एक पर्सन है, उसमें इस जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कितनी देर तक जो है उसके कांटेक्ट में रहेगा, तभी वो जो लाइम डिजीज वहां पे प्रोड्यूस कर पाएगा। दैट इज 24 to 48 आवर्स। यानी कि मान लीजिए कि पेशेंट है, बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, उसके पैर पे जो है इस तरीके से जो वेक्टर आके इस तरीके से चिपक जाता है, और 24 से 48 घंटे तक इस पे चिपका रहता है, तभी वो जो क्या है उसको ट्रांसमिट कर पाएगा, तभी उसमें लाइम डिजीज कोज कर पाएगा। दिस इज अनदर एमसीक्यू। 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो इसके कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, तभी जो है इसका इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर कर सकता है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लाइम डिजीज की जो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। इसमें स्टेज वाइज जो आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, तो इसकी कुछ स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है, तो उसकी कुछ क्राइटेरिया हम पढ़ लेते हैं, किस तरीके से आपको स्टेज को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि नोट सेट में अलग अलग तरीके से लाइम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी मैनेजमेंट पे, कभी कन्फर्मेटरी टेस्ट पे, कभी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्राइमरी स्टेज आपको कैसा पता लगेगा कि जो है प्राइमरी स्टेज में कौन सी स्टेज के अंदर है, लाइम डिजीज की कौन सी स्टेज के अंदर है कोई पर्सन है। तो प्राइमरी स्टेज के अंदर आपको एक स्पेशल टाइप का लीजन्स देखने को मिलेगा, यानी कि अगर किसी को इन्फेक्टेड हुआ है, बोरेलिया ब्रिगेड फेरी से इन्फेक्शन हुआ है, तो वहां पे लीजन्स बन जाएंगे, और वो लीजन्स किस तरीके के होंगे, उनका अपीयरेंस किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बुल, यानी कि जो बुल आई लीजन, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुल आई लीजन किसके अंदर देखने को मिलता है, दैट इज लाइम डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। और इसका अगर हम नाम, ये तो नाम इसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग दे दिया, लेकिन अगर स्पेशली इसका नाम रहे किस टाइप की लीजन देखने को मिलता है, दैट इज, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरिदमा कॉर्निसम माइग्रेंस, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ई सी एम, यानी कि इरिदमा कोर्निसम माइग्रेंस के लीजन किस में देखने को मिलता है, लाइम डिजीज के अंदर। फर्स्ट ये हम किसकी बात करें, दैट इज प्राइमरी स्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड स्टेज को हमें किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। आपको ऑप्शन में दे देगा कि इस तरीके से, जो बोरेलिया ब्रैकेट फेरी की वजह से डायरेक्ट दे देगा वो, कि पेशेंट को क्या हो गया, लाइम डिजीज हो गया है, और आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस स्टेज के अंदर है। तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, सेकंड एनुलर लीजन्स उसके अंदर डेवलप होने लग जाएंगे। ठीक है, सेकंड एनुलर लीजन्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या उसका मतलब होता है। मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ, तो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में कैसा इन्फेक्शन, पहले लीजन्स कैसा आएगा, इस तरीके से लीजन आएगा, फर्स्ट एक पूरा राउंड आएगा। लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, ये दो रिंग बनेगी इस तरीके, फर्स्ट तो ये बन गया फर्स्ट स्टेज के अंदर, सेकंड के अंदर ये सेकंड बन जाएगा, और इस तरीके से जो सेकंड एनुलर लीजन है वो किसमें होता है, सेकंड स्टेज के अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम होंगे वो देखने को मिलेंगे, फीवर आएगा उस पेशेंट को, फीवर विथ मलेज, फीवर मलेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिला, जॉइंट पेन या आर्थराइल्जिया देखने को मिलेगा। ये कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये बहुत इजी लग रहे होंगे ये, कि ये तो सिम्टम सब में देखने को मिलता है, जब क्वेश्चन में आएंगे तब बहुत बेनिफिशियल आपको लगेंगे। लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी वहां पे देखने को मिलती है, दैट इज सेकंड स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं कि थर्ड स्टेज में के अंदर इसका इतना डिटेल से लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 3 बार 3 नोट सेट के अंदर एमसीक्यू पूछा गया है, और अभी स्किप हो गया तो नेक्स्ट नोट सेट में इसके पूछने आने के चांसेस हाईली हाईली है। तो थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट, जैसे रोमोटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट पेन होता है, वैसे जॉइंट पेन इसके अंदर देखने को मिलेगा। और अगर मोस्ट कॉमन में बात करूँ तो कौन से जॉइंट में देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू है, दैट इज नी जॉइंट, दैट इज नी जॉइंट के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है जॉइंट पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा, एनसिफिलाइटिस हो जाएगा थर्ड स्टेज के अंदर, इतना ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होगा कि हमारे सीएनएस को इन्वॉल्व कर लेगा, एनसिफिलाइटिस की कंडीशन वहां पे कॉज कर देगा। इसके अलावा जो क्रेनियल नर्व है, ये नया एमसीक्यू हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन लगाता हूँ उसको अगर एटलीस्ट उसको जरूर याद रखना है, कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है जो लाइम डिजीज के अंदर इफेक्ट होती है, दैट इज क्रेनियल नर्व सेवंथ इफेक्ट होती है। ठीक, बाकी सेरिब्रल अटेक्सिया, बाकी और भी सिम्टम होंगे अटेक्सिया, ये थर्ड स्टेज के अंदर हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका, जो नोट सेट में एक और एमसीक्यू पूछा जाता है, इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, डायग्नोसिस अगर मैं बात करूं, तो कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है लाइम डिजीज के लिए, दैट इज हर डिजीज का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ये भी आपको एमसीक्यू पूछा गया, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इसके कंफर्मेशन के लिए हम यूजुअली जो है परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको पूछ ले कि स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, दोनों डिफरेंस है। स्क्रीनिंग के लिए हम करेंगे एलाइजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वेस्टर्न ब्लॉट इसके कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं। अब लास्ट जो 2 लाइनें इसके बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट, जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था नोटसेट के अंदर से। टेट्रासाइक्लिन, इसकी ड्रग, अगर अगर वहां पे अगर हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, ये ड्रग ऑफ चॉइस कब है, ये ड्रग ऑफ चॉइस कब है, जब कोई सीएनएस या फिर सीवीएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, यानी सीएनएस या सीवीएस के सिम्टम नहीं है, तब हम ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो कौन सी होगी। इतना याद नहीं रखोगे तो अगर टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन में है तो गो विद टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप सबको पता है टेट्रासाइक्लिन का नोट सेट में क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे को टेट्रासाइक्लिन अगर हम चला देते हैं तो वो क्या करती है, उसकी टीथ में जाके डिपॉजिट हो जाती है कैल्शियम डिपोजिशन के साथ में। तो हमें से क्या करना, अगर बच्चा लेस देन 8 ईयर है, 8 साल से कम बच्चे की उम्र है, तो हमें टेट्रासाइक्लिन कभी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती नहीं देनी है, क्योंकि वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, टीथ डिस्कलरेशन कोज कर देगी वो। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन हम कब देंगे, अगर बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है, मोर देन 8 ईयर है, तब हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें, अगर डीओसी पूछ ले कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में हमें लाइम डिजीज के लिए कौन सी डीओसी है, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन,
दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन देखें, तो ये दोनों एमसीक्यू ये नॉट सेट में पूछा गया था। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हम क्यों नहीं देते हैं 8 साल से कम बच्चे में? क्योंकि टीथ डिस्कलरेशन वो कॉज कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर अगर हम बात करें कि सीएनएस या सीवीएस को अगर वो इन्वॉल्व कर लेती है, ठीक है, अगर इनको इन्वॉल्व कर लेती है तो कौन सी ड्रग देंगे? दैट इज आईवी पेनिसिलिन, आईवी पेनिसिलिन, या फिर हम दे सकते हैं सेप्ट्राइजोन। खत्म। इतना ही पूछते हैं लाइम डिजीज में, ज्यादा डिटेल में आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, वेक्टर पता होना चाहिए, ईसीएम किस टाइप का लीजन्स बनता है, बुल किस किस टाइप का अपीयरेंस होता है, बुल आई अपीयरेंस होता है, कौन सी स्टेज में क्या सिम्टम देखने को मिलता है, सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा, और डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, और डीओसी कैसी है। स्पेशली टेट्रासाइक्लिन से क्वेश्चन पूछा था नॉर्थ में, तो याद रखना है। 8 साल से कम के बच्चों में नहीं देते हैं। फार्मा से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टेट्रासाइक्लिन के बारे में, अगर देंगे तो क्या कर देगा? टीथ डिसकलरेशन कोज कर देगा। इसलिए अगर आपको एज दे दे लाइम डिजीज के साथ में, तो टेट्रासाइक्लिन अवॉइड करना है, डॉक्साइक्लिन करना है, और कुछ भी नहीं दे, एज नहीं डाले तो गो विद टेट्रासाइक्लिन। दिस इज ऑल अबाउट द लाइम डिजीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन का हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, बेड रेस्ट की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंप्लीट बेड रेस्ट की। एम्पिटरेशन बी इसके लिए यूज नहीं करते, ना ही डाइट का इसमें रोल होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ सेट के 3 नॉर्थ सेट या 2 नॉर्थ सेट के अंदर कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा था लाइम से, अभी स्किप कर दिया है, तो मे भी नेक्स्ट नॉर्थ से पूछ सकते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी किसका? नॉर्थ सेट 5 का एमसीक्यू है। नॉर्थ सेट 5 क्वेश्चन है, व्हेन इवेलुएटिंग ए क्लाइंट with the symptoms of shock, it is important for the nurse to differentiate between neurogenic and hypovolemic shock. The symptom of neurogenic shock differ from hypovolemic shock in that. क्वेश्चन क्या है, पहले लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम इवेलुएट कर रहे हैं और वहां पे हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक में से। बेसिकली पूछ रहा है कि न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कौन सी फाइंडिंग से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को या तो न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है या हाइपोवोलेमिक शॉक वहां पे डेवलप हुआ है। तो ऑप्शन ए, इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। ऑप्शन बी, इन हाइपोवोलेमिक शॉक देर इज ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी, इन हाइपोवोलेमिक शॉक capillary refill is less than 2 seconds. Option D, in neurogenic shock there is a delayed capillary refill. देर इज डिलेड कैपिलरी रिफिल। तो करेक्ट आंसर करना है। बेसिकली आप इसका आंसर तब कर पाओगे या तो आपको न्यूरोजेनिक शॉक का आंसर पता हो, पूरी डिटेल पता हो, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक के 3-3 4-4 क्लिनिकल सिम्टम है। इंडेक्स मैंने बनवाई थी, जो सीरीज करवाई थी नॉर्थ सेट 1 से 21 के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब आपको आंसर करना है। पहले आपको आंसर करना है अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपनी तैयारी के थ्रू, क्या इसका आंसर होगा, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, सिम्टम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक डिफर फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी ऐसा कौन सा सिम्टम है न्यूरोजेनिक शॉक का जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक है और वो हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। तो शॉक में से मान के चलिए 5 स्टार, यानी कि कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन शॉक में से हमेशा देखने को मिलता है। आइदर एनाफाइलेक्टिक शॉक की डीओसी पूछ लेता है, डोज पूछ लेता है, एड्रेनलिन की कितना देते हैं, बच्चों के अंदर डोज पूछ लेता है, हाइपोवोलेमिक शॉक का पूछ लेता है फाइंडिंग, और न्यूरोजेनिक शॉक का पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक और दिस इज न्यूरोजेनिक शॉक। आपको 2-4 सिम्टम पता होने चाहिए, उसकी बेसिस जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाइपोवोलेमिक शॉक सबको पता है कि किस वजह से हाइपोवोलेमिक नाम से पता चल रहा है, यानी कि मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई इंजरी ट्रॉमा हो जाए और वहां पे जो वॉल्यूम है, किसी तरीके से जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाए। ये वोमिटिंग में भी हो सकता है, या सीवियर डायरिया में भी हो सकता है, या ब्लड लॉस में हो सकता है। दैट इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक कब बोलेंगे? नर्व इंजरी की वजह से या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से अगर शॉक के अंदर शॉक डेवलप हुआ, दैट इज न्यूरोजेनिक शॉक। अब आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से देखना है, जब भी हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, क्योंकि वहां ब्लड वॉल्यूम चला गया है, तो पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। और क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक है, वहां भी प्रॉपर तरीके से जो ब्लड वेसल्स है वहां के नर्व कंट्रोल चला जाता है, तो क्या अब नॉर्मली डायलेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और क्या देखने को मिलेगा, दैट इज हाइपोटेंशन। दोनों में सेम है। अब डिफरेंशिएट कैसे करना है, दोनों ही शॉक में क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोटेंशन। लेकिन हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या देखने को मिलेगा
इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, हार्ट रेट को बढ़ा देगी, दैट इज टेकिकार्डिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिकार्डिया कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखा जाएगा बॉडी का, और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वॉल्यूम क्योंकि कम है, दैट इज टेकिकार्डिया। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक यहाँ पे सारा कंट्रोल कैसे हो रहा है, नर्व कंट्रोल के थ्रू। नर्व कंट्रोल, वेगस स्टिमुलेशन, और इस तरीके से जो नर्व कंट्रोल है उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक में तो नर्व की इंजरी है, तो क्या करेगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म वहां पे एब्सेंट रहेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। दैट इज हार्ट रेट वहां पे शॉक होने के बाद में, हाइपोटेंशन होने के बावजूद भी वहां पे हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी और कम हो जाएगी, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। तो क्लासिकल सिम्टम है, याद रखना है, हाइपोटेंशन विद टेकिकार्डिया गो विद हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया गो विद न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम स्किन एक्सट्रीमिटी की अगर हम बात करें, तो हाइपोवोलेमिक क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो कूल एक्सट्रीमिटी होगी और पेल होगी, ठीक है, और न्यूरोजन और ड्राई होगी। फिर तीन सिम्टम आपको याद रखने हैं। क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक में वॉल्यूम तो है लेकिन अब नॉर्मली डायलेट हो गई है, तो वहाँ पे ब्लड तो पूरा पड़ा हुआ है, तो ब्लड पड़ा हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, स्किन कैसी होगी, दैट इज वार्म होगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड रिटेन हो चुका है, वार्म होगी, ठीक है, वहाँ पे मे भी रेडनेस हो, ठीक है, यहाँ पे ब्राउन कलर होगा, लेकिन ये चीज याद रखना, मॉइस्ट स्किन होगी और ड्राई होगी, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पे ड्राई नहीं, यहाँ पे मॉइस्ट होगी, यहाँ पे ड्राई स्किन देखने को मिलेगी न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी अगर आपको सर्कुलेशन चेक, क्वेश्चन क्या आएगा, किसी में सर्कुलेशन को चेक करने के लिए या फिर किसी वॉल्यूम को चेक करने के लिए सबसे आइडल या सबसे रिलायबल जो मेथड है कौन सा है, कैपिलरी रिफिल टाइम। दैट शुड भी, अगर नॉर्मल की अगर हम बात करें तो कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल अगर बात करें 3 सेकंड से जो है कम होना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं है, तो हमेशा कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ जाएगा मोर देन 3 सेकंड। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होगा, नॉर्मल। ये पूरा इंडेक्स हम पहले डिस्कस कर रखे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल से हम बात नहीं करेंगे पूरे शॉक के बारे में। तो अब वापस हम ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है इन न्यूरोजेनिक शॉक स्किन इज वार्म एंड ड्राई, ये तो सही बोल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं वार्म है और ड्राई है, तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा बोलते हैं इन हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज ब्रेडिकार्डिया, आप देख पा रहे हो हाइपोवोलिक शॉक में तो टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया किसमें, न्यूरोजेनिक शॉक में, तो ये तो गलत है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकंड, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कैपिलरी रिफिल हमेशा 3 से ज्यादा बढ़ जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, तो दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट इन न्यूरोजेनिक शॉक देर इज डिलेड कैपिलरी रिफिल, कैपिलरी रिफिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर, दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बस ये इंडेक्स याद रख लीजिए, इसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। स्पेशली आपको याद रखना ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया, इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें ड्राई होती है, इसमें मॉइस्ट होती है, इसमें कूल होती है, इसमें वार्म होती है। इसमें कैपिलरी रिफिल टाइम 3 से ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड वो वॉल्यूम लॉस हो जाता है। और कैपिलरी रिफिल टाइम कैसे चेक करते हैं, ये नेल नेल है, इसको हम प्रेस करेंगे तो वापस जो ब्लड आएगा वो 3 सेकंड के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम नहीं है। नेल प्रेस करेंगे और वहाँ पे 3 सेकंड से भी ज्यादा येलोनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, पेनलेस देखने को मिलेगी, दैट इज कैपिलरी रिफिल टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग मेडिकेशन वर नोटेड ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स होम medication profile, which of the medication would most likely potentiate or elevate serum digoxin level। किसका क्वेश्चन है, नॉर्सेट 5 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्सेट 5 का। अब हम वो डिस्कस क्यों कर रहे हैं जो नॉर्सेट 5 में पूछ लिए, क्योंकि इसके आसपास के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट रहेगा, डिजोक्सिन हमेशा रहेगा, ये हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चन चेंज कर करके पूछ सकते हैं। तो हम नॉर्सेट 5 कितनी क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन से हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्सेट 5 के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पता चलेगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें डिजोक्सिन, यानी कि किसी पेशेंट को क्या है, डिजोक्सिन चल रही है, ठीक है, और पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम और भी मेडिकेशन चल रही है, तो कौन सी मेडिकेशन देख के जो है हमें पता लगेगा कि जो सीरम डिजोक्सिन लेवल को बढ़ा देगी, सीरम टॉक्सिसिटी उसको कर देगी। तो ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी थायराइड एजेंट्स, ऑप्शन सी क्विनिडीन, ऑप्शन डी थियोफाइलिन। तो करेक्ट आंसर करना है, बेसिकली फार्मा का डीप क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी क्विनिडीन। ठीक है, डिजोक्सिन पूरा हमने पहले डिस्कस करा, पूरा डिजोक्सिन जो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं डिजोक्सिन में, वो पूरे 5 से 6 एमसीक्यू जो नोट सेट में पूछे जा सकते हैं, मैं पूरा जो नोट सेट सीरीज में डिस्कस कर सके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक स्नैपशॉट मारेंगे बहुत जल्दी से डिजोक्सिन का, कि होता क्या है। तो डिजोक्सिन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज कार्डिक ग्लाइकोसाइड, ठीक, या इसी को हम बोलते हैं डिजिटेलिस। कौन से प्लांट से होता है, डिजिटल लेंटा प्लांट से इसको जो हम
प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, 3 वर्ड होते हैं, दैट इज CID, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, क्रोनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक और ड्रोनोट्रोपिक, ड्रोनोट्रोपिक। अब डिजॉक्सिन में से क्या क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिजॉक्सिन, ऑप्शन में दे देगा, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक और पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपिक। तो आपका आंसर क्या होगा, डिजॉक्सिन की ये 3 क्वालिटी होती है, क्या कौन कौन सी, ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक होता है। इनके मतलब मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, एक हार्ट रेट से रिलेटेड होता है, एक फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड होता है। तो स्पेशली हम अब बात करेंगे डिजॉक्सिन क्यों आइनोट्रोपिक के बारे में। आइनोट्रोपिक क्यों, क्योंकि फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देती है, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी जो इंक्रीज कर देती है, इसी वजह से हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम यूज करते हैं। तो बेसिकली दूसरा पहला क्वेश्चन यही आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है। दूसरा आता है कि कौन कौन सी इसकी क्वालिटीज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव सिर्फ आइनोट्रोपिक है, बाकी दोनों नेगेटिव है। CID करके आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों तरफ आपको माइनस लगाना है, बीच में प्लस, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, इजी वे आपके लिए याद करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फास्ट फास्ट डिस्कस करेंगे डिजॉक्सिन के बारे में। डिजॉक्सिन जो है किस पे काम करती है, सबको पता है, मायोकार्डियम पे क्या करती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देती है। दिस इज अगेन MCQ, याद रखना है। कौन से पंप पे काम करती है, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज, किसको क्या कर देती है, दैट इज ब्लॉक, ब्लॉक कर देती है, ठीक है, ब्लॉक कर देती है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। डिजॉक्सिन क्या करती है, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करती है डिजॉक्सिन, दैट इज हाइपर कैलीमिया। वेरी वेरी, दो चीज याद रखना है डिजॉक्सिन से बारे में, पोटेशियम से रिलेटेड। डिजॉक्सिन क्या कोज करती है, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ा देती है, इंक्रीज पोटेशियम लेवल। तो क्या करती है डिजॉक्सिन, क्या करती है, हाइपर कैलीमिया कोज करती है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान देने वाली चीज क्या है, ऑलरेडी डिजॉक्सिन यहाँ पे हाइपर कैलीमिया कर रही है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट, एक पेशेंट है और जिसको क्या चल रही है डिजॉक्सिन, उसमें फिर भी हम कौन सी डाइट देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको, कौन सी डाइट देंगे, दैट इज पोटेशियम रिच डाइट देते हैं। ये यूनिक चीज है, क्योंकि बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, डिजॉक्सिन क्या कर रहा है, ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल जो है ब्लड में बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, पोटेशियम रिच डाइट दे रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, इसका रीजन मैंने डिटेल में बता दिया था। बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि डिजॉक्सिन क्या होता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पोटेशियम के लेवल पे। और जब भी पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, दैट इज हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया अगर पेशेंट के अंदर डेवलप हो गया है, तो वो क्या कर देगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कोज कर देगा, ठीक है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कोज कर देगा। तो हमें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजॉक्सिन के साथ में पोटेशियम रिच डाइट देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने MCQ हो गए, डिजॉक्स डिजॉक्सिन किस पे काम करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पे, किस पे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। डिजॉक्सिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करता है, हाइपरकेलेमिया कॉज करता है, ठीक है। पेशेंट जो डिजॉक्सिन पे चल रहा है, हम कैसे डाइट देते हैं उसको, पोटेशियम रिच डाइट हम देते हैं, पोटेशियम रिच डाइट उसको हम देते हैं। और डिजॉक्सिन क्या कोज करता है, हाइपरकेलेमिया, और डिजॉक्सिन में हम पोटेशियम रिच डाइट देते हैं। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिटी हो जाती है, पोटेशियम का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा हो जाए तो वो क्या कॉज कर सकता है, दैट इज डिजॉक्सिन टॉक्सिटी वो कॉज कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक पेशेंट को आपको डिजॉक्सिन चलवा रहे हो, तो डिजॉक्सिन स्टार्ट करने से पहले आप पेशेंट के अंदर कौन सी फाइंडिंग देखेंगे, एक तो देखना होता है आपको हार्ट, हाँ एक और MCQ आता है इसके अंदर, हार्ट रेट का। हार्ट रेट का क्या MCQ आता है, डिजॉक्सिन क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया कोज करती है, इसलिए डिजॉक्सिन स्टार्ट करने से पहले हमें ये 3 फाइंडिंग इस तरीके से अलग अलग एज के अकॉर्डिंग में देखनी होती है। अगर एडल्ट है, अगर एडल्ट की मैं बात करूं तो एडल्ट है, तो एडल्ट में हार्ट रेट 90 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी मैं डिजॉक्सिन देंगे, 90 से कम होने पर हम डिजॉक्सिन स्टॉप कर देते हैं। अगर इन्फेंट, अगर चाइल्ड की में बात करें तो 70, और अगर इन्फेंट के घर में बात करूं तो दैट इज 60। ये भी MCQ बहुत पहले बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है कि डिजॉक्सिन स्टार्ट करने से पहले क्या, सबसे पहले क्या देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं। अगर हार्ट रेट अगर इस क्राइटेरिया के से भी कम है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिजॉक्सिन नहीं देते, क्योंकि वो और ज्यादा ब्रेडिकार्डिया कोज कर देगा। दूसरा, मान लीजिए आपको डिजॉक्सिन स्टार्ट करने के लिए बोला गया और आप पेशेंट की रिपोर्ट देखते हो, पेशेंट की रिपोर्ट में आप देखते हो कि उसका पोटेशियम 2.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिजॉक्सिन की डोज बढ़ा के देंगे, डिजॉक्सिन को स्टॉप कर देंगे, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, ये वो। तो सबसे पहले अगर पोटेशियम आपका नॉर्मल लेवल आपको पता है 3.5 टू 5.5 होता है,
लेकिन यहाँ पे पेशेंट को क्या हाइपोकेलेमिया, और इस केस में अगर डिजोक्सिन दे देते हैं तो क्या कॉज करेगा, दैट इज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। तो हमें क्या करना है, डिजोक्सिन को स्टॉप करना और इन्फॉर्म टू फिजिशियन। तो सारे एमसीक्यू अप्लाइड बेस पूछे जा सकते हैं। पूरा डिजोक्सिन मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ये। और हम इसके बारे में और क्या डिस्कस कर सकते हैं, डिजोक्सिन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। अब एक और जो लास्ट क्वेश्चन होता है डिजोक्सिन से, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होती है, हाइपोकेलेमिया की वजह से। पहले अभी तक पोटेशियम पूछा जाता था, इस बार क्विनिडीन पूछा है। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पहला तो क्वेश्चन बनेगा इसमें, अर्लीस्ट जो साइन देखने को मिलता है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का वो कौन सा होता है, दैट इज अर्लीस्ट साइन कौन सा देखने को मिलता है, दैट इज नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया। बहुत माइनर से सिम्टम है, लेकिन आपको एक एमसीक्यू आपका सही हो जाएगा, कर दो नोजिया वोमिटिंग डायरिया नहीं, सबसे पहले किसको इफेक्ट करेगा, दैट इज जीआईटी। जीआईटी सिस्टम को इफेक्ट करेगा, और डिजेक्शन की टॉक्सिसिटी के पहले जो क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलेगा अर्लीस्ट, ये भी एमसीक्यू पूछते हैं, अर्लीस्ट साइन कौन सा डिजेक्शन टॉक्सिसिटी का, दैट इज नोजिया वोमिटिंग डायरिया। कैसे 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 पूछेगा, एक पेशेंट है उसको आपने डिजोक्सिन चला रखा है और सडनली पेशेंट कंप्लीट करता है कि उसको नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है और डायरिया हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली स्टॉप कर देना डिजोक्सिन, और उसका नेक्स्ट क्या करना है, उसका ब्लड सैंपल लेके डिओक्सिन लेवल चेक करवाते हैं हम इसका। ठीक है, ये अगेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है जेंटोप्सिया। जेंटोप्सिया, जेंटोप्सिया किसको बोलते हैं, जेंटोप्सिया बोलते हैं येलो ग्रीन हेलोज। यानी कि जो पेशेंट है डिजोक्सिन टॉक्सिटी वाला, उसको क्या देखने को मिलेगा, येलो ग्रीन हेलोज उसको देखने को मिलता है, यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, उसको क्या देखने को मिलेगा, येलो ग्रीन हेलोज देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। इसके अलावा डिजोक्सिन क्या करता है, हाइपर कैलिमिया कोज करता है, ये मैंने पहले डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया कोज करता है, इसलिए हम हार्ट रेट देख के हमेशा डिजोक्सिन देते हैं। अब जो डिजोक्सिन का नॉर्मल लेवल भी आपको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दैट इज 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम, ये आपको यूनिट याद रखनी, नैनोग्राम पर ये जो है इसका नॉर्मल लेवल होता है। टॉक्सिसिटी कितने लेवल पे जाती है, 20 नैनोग्राम पर ml। ये पूरा जो हमने नॉर्सेट सीरीज 1 से 21 से पूरा हमने डिजोक्सिन डिस्कस कर रखे हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि कौन सी ड्रग की वजह से डिजोक्सिन टॉक्सिटी हो सकती है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्विनिडीन के बारे में। क्विनिडीन के एक तो क्वेश्चन यही बनता है, अगर मैं बात करूं क्विनिडीन, क्विनिडीन डिजोक्सिन टॉक्सिटी कैसे करवाती है, जब भी एक पेशेंट है उसको दोनों ड्रग साथ में दे दे, मान लीजिए उसको डिजोक्सिन भी दे दिया और क्विनिडीन भी दे दिया, तो ये क्या करेगी, क्विनिडीन डिजोक्सिन के मेटाबॉलिज्म को रोक देगी, डिजोक्सिन के मेटाबॉलिज्म को रोक देगी। तो फिर मान लीजिए हमने पहली डोज दी, उसका मेटाबॉलिज्म रुका हुआ है, लेकिन हमें तो शेड्यूल डोज पे दूसरी डोज हमने दे दी, और डिजोक्सिन का लेवल इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, डिजोक्सिन का लेवल बढ़ता रहता है, और क्या कर देगा, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज करा देगी क्विनिडीन। इसलिए हमेशा क्विनिडीन को अवॉइड करते हैं, डिजोक्सिन के साथ में नहीं दिया जाता है। यही एमसीक्यू पूछा गया कि कौन सी ड्रग होगी जो जिससे डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब क्विनिडीन के इसके आसपास और कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है, क्विनिडीन बेसिकली कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, आपको याद रखना है, दैट इज एंटी अरिथमिक ड्रग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में पूछ सकते हैं, दैट इज क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग है। तो क्वेश्चन पूछ लिया ओनली ओनली ड्रग कौन सी है जो क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग के अंदर आती है, दैट इज क्विनिडीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर क्विनिडीन पेशेंट के अंदर चल रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार एमसीक्यू। क्विनिडीन अगर चल रहा है तो क्यूटी जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल वहां पे देखने को मिलेगा। और अगर क्यूनिडीन की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन इसकी डीजो, अगर साइड इफेक्ट पूछ ले, साइड इफेक्ट तो आपको क्या करना है, दैट इज डायरिया। और डिजोक्सिन के साथ देंगे तो टॉक्सिटी कॉज करते हैं, ये तो सबको पता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर अब क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अलावा और क्या करती है डिजोक्सिन, क्विनिडीन दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। और क्या सिम्टम होता है, दैट इज हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी ये कॉज करती है। इसके अलावा हाइपोटेंशन ये कॉज करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब क्यूरिडीन की वजह से डिस्ट्रक्शन टॉक्सिसिटी हो गई है और पेशेंट किस में चला गया, दैट इज मान लीजिए किसी पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, या फिर क्विनिडीन की वजह से अगर ये दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, ये आपको याद रखना है। क्विनिडीन की टॉक्सिसिटी के अंदर कौन सी ड्रग, दैट इज लीडोकेन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडोकेन। अब केस सिनेरियो कैसे देखने को मिलेगा आपको, अगर बहुत ही हाई लेवल पे अगर क्वेश्चन ले जाएगा नोट सेट किस तरीके से देगा। एक पेशेंट है, ठीक है, उसको डिजॉक्सिन चल रही है, क्योंकि सबको पता है डिजॉक्सिन क्या करवाती है, इसका साइड इफेक्ट है वेंटिकुलर टेकिकार्डिया करवाती है, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन करवाती है। कौन करवाता है? डिजॉक्सिन। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या दिया, क्योंकि ये वेंटिकुलर टेकिकार्डिया वेंटिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, ये अरिथमिया है, और क्विनिडीन क्या है, एंटी अरिथमिक ड्रग। और किसी ने क्या करा, क्योंकि वहां पे डिजोक्सिन चल रही है और उसकी वजह से अरिथमिया हो गया, हिस्ट्री नहीं ली, उसने क्या करा, डायरेक्ट वेंट्रिकुलर अरिथमिया देखा और उसने क्या स्टार्ट कर दी, क्विनिडीन। अब पेशेंट को क्या हो गया, डिजोक्सिन टॉक्सिटी क्या शो करेगा, नोजिया वोमिटिंग डायरिया। अब इसको मैनेज करने के लिए अब कौन सी ड्रग दोगे, दैट इज लिडोकेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस सिनेरियो समझ में गए। एक पेशेंट है, डिजोक्सिन चल रही है, डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट होता है सबको पता है, दैट इज वेंटिकुलर टेकिकार्डिया वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। और ये क्या है, अरिथमिया है। जब भी अरिथमिया हो जाता है, मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री नहीं ली कि उसको डिजोक्सिन चल रही है, और उसको क्या लगा दिया, क्विनिडीन उसको स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही क्विनिडीन स्टार्ट किया, डिजोक्सिन की टॉक्सिटी बढ़ गई, और टॉक्सिटी की सिम्टम पेशेंट कंप्लेन करता है कि जैसे ही आपने ये इंजेक्शन दिया, मुझे नोजिया वोमिटिंग डायरिया हो रहा है। अब क्या करना है आपको, आपको समझ जाना है कि इसको क्विनिडीन की वजह से डिजोक्सिन टॉक्सिटी होगी, हमें क्या लगाना है, लिडोकेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना नेक्स्ट लेवल तक क्वेश्चन पूछेगा तो इतना पूछ लेगा। बाकी अगर सिंपल पूछेगा तो एंटी एरिथमिक ड्रग है, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग है, क्या करवाती है ईसीजी के अंदर, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ये चीजें याद रखोगे तभी वहां पे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक जो हमारा ऑप्शन था, दैट इज थियोफाइलिन। अगर ये आ गया तो थोड़ा बहुत इसके बारे दो दो वर्ड इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, दो वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, जो थियोफाइलिन है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, दैट इज मिथाइल जेंथिन। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कैटेगरी पूछ लेते हैं, जैसे एक्यूट गाउट क्रोनिक, ठीक है, गाउट, इनमें से जो डीओसी उसकी पूछ लेते हैं, वैसे ही थियोफाइलिन के अंदर कैटेगरी पूछ लेते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, मिथाइल जेनथिन के अंदर आता है। ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना है इसके अंदर, दैट इज साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो मैं बता रहा हूँ साइड इफेक्ट, दैट इज अगेन नोजिया वोमिटिंग और हेडेक। अगर आपको पूछ ले कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, कि नॉर्मल डोज भी हम दे रहे हैं और उसके साथ जो अगर कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रही है उसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। तो नॉर्मल अगर पूछ ले तो नोजिया वोमिटिंग। लेकिन अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी अगर पूछ ले, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी अगर पूछ ले, और उसमें अगर आपको करना हो, दोनों अलग अलग है। साइड इफेक्ट पूछ ले, साइड इफेक्ट क्या होता है, जो नॉर्मल डोज पे भी पेशेंट के अंदर सिम्टम आ जाए एक्स्ट्रा, दैट इज साइड इफेक्ट। टॉक्सिसिटी किसको बोलेंगे, ज्यादा डोज की वजह से सिम्टम आए, दैट इज टॉक्सिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही वर्ड याद रखना है आपको, याद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, दैट इज रेस्टलेसनेस। किसी पेशेंट को थियोफाइलिन चल रही है और पेशेंट शो कर रहा है रेस्टलेसनेस, या फिर इसी को हम बोलते हैं नर्वसनेस, इसी को हम बोलते हैं नर्वसनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, किसी पेशेंट को थियोपाइलिन चल रहा है, तो किस बेसिस पे हमें पता लगेगा कि हमें थियोपाइलिन की डोज को रोकना है, या फिर थियोपाइलिन की टॉक्सिटी होगी, दैट इज रेस्टलेसनेस या नर्वसनेस। पेशेंट थियोपाइलिन पे है, उसको रेस्टलेसनेस हो गई है, मतलब थियोपाइलिन टॉक्सिसिटी हो गई है, इमीडिएटली स्टॉप द थियोपाइलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजॉक्सिन थियोपाइलिन क्विनिडीन। ये क्वेश्चन पूछा था, नोट सेट ने कितना लेवल बढ़ा दिया, फार्मा के कितने डीप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे, एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है, एक या दो पूरे फार्मा के लिए डेडिकेटेड लेक्चर आपके लिए लेके आए, पूरा उसमें हम डिस्कस कर देंगे। जितने भी एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग है किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इसके अलावा ओपियोइड मॉर्फिन वगैरह कितने क्वेश्चन बनते हैं, फियोस्टिगमाइन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, जितने भी है हम डिस्कस, आप कमेंट करके बताइए आपको फार्मा का अलग से लेक्चर चाहिए, तो हम एक या दो लेक्चर पूरा उसे एक्सप्लेन कर देंगे। 20 क्वेश्चन लेंगे, 20 में इतने ऑप्शन डालेंगे, सब सब एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पूछा था, नॉर्थ सेट 5 ग्रुप के साथ में ये क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन है, a 7-year-old child is brought to emergency room at midnight by his mother after symptom appeared abruptly. The nurse initial assessment reveals a temperature of 104.5 Fahrenheit, difficulty swallowing, drooling, absence of spontaneous cough, and agitation. These symptoms are indicative of which one of the following. डायरेक्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट डायग्नोसिस के लिए पूछा गया है। इस सिम्टम दे दिए, पूछ दे कौन सी डिजीज है, यही क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट एमसीक्यू। ग्रुप का ग्रुप का भी प्रेजेंटेशन दे दिया था, लेकिन पूछा क्या था, मैनेजमेंट पूछ लिया था, होम मैनेजमेंट पूछ लिया था, मदर को क्या जो एडवाइस करोगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको डायग्नोसिस पूछ रहा है।
तो करेक्ट आंसर विल बी, सबको पता है, दैट इज ऑप्शन सी, एपिड एपिग्लोटाइटिस। इसमें जो दो चार चीजें मैंने जब क्रूप पढ़ाया था आपको अलग अलग डिस्कस करवाया था कि क्रूप को कैसे आइडेंटिफाई करना है और एपिग्लोटाइटिस को कैसे। आप एक वर्ड देखिए यहाँ पे, एक जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज अब्रप्टली। एब्रप्टली सडनली सिम्टम हो रहे हैं, क्रूप में कैसे हो रहे थे, स्लोली। पहला डिफरेंस यही है, स्लोली सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब्रप्टली। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो फीवर था उसमें क्या था, लो ग्रेड था, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं पूरा 104 डिग्री, यानी कि हाई ग्रेड फीवर है। इसके अलावा क्लासिकल साइन क्या, ड्रूलिंग है, इसको डिफिकल्टी डिस्पेजिया हो रहा है, एजिटेशन में है। किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, देट इज एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, यानी कि एयरवे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का ये डिजीज है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चार्ट में इसके अंदर बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको इसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, दैट इज क्रू, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पूछे जा सकते हैं, दैट इज एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस, बस ये चार्ट याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब पहले तो हम बात करते हैं कि एपिग्लोटाइटिस के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज द मेडिकल इमरजेंसी। और जब भी मेडिकल इमरजेंसी की बात करें, मेडिकल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन, ऐसी स्टेट जिसके अंदर हमें इमीडिएटली मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इमरजेंसी का मतलब सबको पता है, इमीडिएटली मैनेजमेंट, दैट इज एपिग्लोटाइटिस इज मेडिकल इमरजेंसी। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी इमरजेंसी के क्वेश्चन आते हैं, इमरजेंसी कंडीशन है उसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करना है ग्रुप, सबसे पहले हम एज फैक्टर की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि ग्रुप की, अगर मैं बात करूं तो जो एज फैक्टर अगेन दैट इज 6 मंथ टू 5 ईयर के बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है। और अगर पीक की बात करूं तो 4 ईयर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगेन एपिग्लोटाइटिस की अगर मैं बात करूं तो 1 to 3 ईयर के अंदर, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है अप टू 8 ईयर्स तक, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करूं नॉर्मली 1 to 3 ईयर्स तक हम बात करेंगे एपिग्लोटाइटिस के अंदर। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टो प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा क्रूप का, यानी कि कोई भी अगर मदर अपने बच्चे को लेके आएगी तो कौन से सिम्टम्स से पता लगेगा कि उसको क्रूप है या एपिग्लोटाइटिस है। देखिए पहला तो मदर कंप्लेंट करेगी जैसे ही वो रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन कर रहा है, यानी कि सांस अंदर लेना है, तो वहां पे अजीब से साउंड आ रहा है, दैट इज रेस्पिरेटरी स्ट्रीडर, ठीक है। और यहाँ पे अगेन दैट इज स्ट्रीडर। तो स्ट्रीडर जो है दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर डायरेक्ट स्ट्रीडर है तो आप इतना तो पता लगा लो कि उसको कोई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की डिजीज है, स्ट्रीडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन अब आपको ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमने पहले डिस्कस कर लिया, दैट इज इसमें जो कफ आएगा, जिसका क्लासिकल सिम्टम है, दैट इज बार्किंग कफ होगा, यानी जैसे कुत्ता बार्क करता है, भौंकता है वैसे, या फिर इसको हम बोलते हैं सील लाइन कफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या करेगा इसका जो बेबी, किस तरीके से लो ग्रेड फीवर होगा उसको, लो ग्रेड फीवर, ठीक है। इसके अलावा जो डिप्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, या तो माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा। इसीलिए वहां पे कोई इमीडिएटली मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। लेकिन यहाँ क्या है, मेडिकल इमरजेंसी क्यों बोला कि सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, और क्या उसके अंदर देखने को मिलेगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। और अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको याद रखना, होम रेमेडीज में क्या देना, उसको ह्यूमिडिफिकेशन देना है। इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, O2 दे सकते हैं, स्टीरॉयड दे सकते हैं, और एडीआर का जो है नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। और इसमें जो साइन देखने को मिला, दैट इज स्टीपल साइन, एक्सरे के अंदर स्टीपल साइन। अब ये तो आपने पता कर लिया कि दैट इज ग्रुप। अब कैसे क्लिनिकली आइडेंटिफाई करोगे कि ये ग्रुप है और ये एपिग्लोटाइटिस है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, लो ग्रेड फीवर, लेकिन यहाँ क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप एज बेसिस पे भी कर सकते हो, दूसरा ये कैसे हैं, स्लो प्रोग्रेसिव है, यानी क्रॉनिक स्टेज के अंदर, दैट इज एक्यूट। इसके सिम्टम कैसे होंगे, एक्यूट सडनली, इसके सिम्टम कैसे होंगे, सडनली या अब्रप्टली, ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करें, जिसका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा वो कैसा होगा, दैट इज सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट हम बात करें, और इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, एपिग्लोटाइटिस के अंदर ये क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज सडन ऑनसेट। जो बेबी है कैसे अपीयरेंस होगा, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से, बिल्कुल लिथार्जिक या सिक अपीयरेंस होगा, या तो बेबी सिक होगा या लिथार्जिक होगा, लेजी, यानी बेबी को देख के ऐसा लगेगा कि बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं बची, बिल्कुल जो बेबी है लिथार्जिक जो हमें देखने को मिलेगा, उसका अपीयरेंस इस तरीके से मिलेगा। और वन ऑफ द क्लासिकल सिम्टम दैट इज ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, कंटिन्यूसली उसके मुंह से सिक्रेशन बाहर आते रहेंगे, दैट इज ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, वहां पे देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की हमने बात की, सिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा।
अब इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप का मैनेजमेंट हमने ये डिस्कस कर लिया, इसी में से एमसीक्यू आपके सोल्व हो जाएंगे। ये क्या करना, ह्यूमिडिफिकेशन देना है। अब हम स्पेशली यहाँ बात करें एपिग्लोटाइटिस के बारे में, दैट इज ये ग्रुप ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम बात करें एपिग्लोटाइटिस। अब एपिग्लोटाइटिस में एक साइन होता है, टिपिकल साइन, दैट इज ट्रिपोड पोजिशन। ट्रिपोड पोजिशन यानी कि बेबी जो होगा जिसको एपिग्लोटाइटिस है वो कैसी पोजीशन में रहेगा, मान लीजिए इस तरीके से है बेटा, और अपने हाथ से इस तरीके से सपोर्ट सपोर्ट लेके बैठा, इस तरीके से ट्रिपॉड। आप सर्च करके देख सकते हैं कि ट्रिपॉड पोजीशन किस तरीके से होती है। तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, कैसे बोलेगा कि बेबी है, सिट है, और अपने हाथ का सपोर्ट लेके, वो अपने हैंड का सपोर्ट लेके जमीन के सहारे वो बैठा है, दैट इज ट्रिपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड पोजीशन। किसमें देखने को मिलता है, एपिग्लोटाइटिस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज अगेन डायरेक्ट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट सेट में पूछा था इसका मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, जब भी इमरजेंसी की बात है, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी, तो डायरेक्ट आपको जाना है, इसके अंदर क्या कर देंगे, आप इंट्यूबेशन कर देंगे। या तो आइधर हम बेबी को क्या करें, ईटी ट्यूब डाल देंगे, या फिर ट्रेकियोस्टोमी, या कर देंगे ट्रेकियोस्टोमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ऐसा बेबी आपके साथ ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे देगा और इस तरीके से इमरजेंसी रूम में आए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंट्यूबेट करो सर, इमीडिएटली इंट्यूबेट करो, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है। अगर दोनों ही ऑप्शन में है कि आपको ईटी लगाना है या ट्रेकेस्टोमी, दैट इज प्रायोरिटी, पहले ईटी फिर ट्रेक, अगर ईटी नहीं है ऑप्शन में देन ट्रेकेस्टोमी की आपको आंसर करना है। इसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट अगर एंटीबायोटिक दे तो हम सिफेलोसफोरिन हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और इसके अंदर एपिग्लोटाइटिस के अंदर, एपिग्लोटाइटिस क्योंकि एपिग्लोटिस का इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जरूर होता है। तो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है एपिग्लोटाइटिस का, दैट इज हीमोफिलस। पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था कम एज वाले बच्चों में, लेकिन क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन होने लग गई, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, दिस इज अगेन एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्ली एज के अंदर और लेट एज के अंदर, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये क्या होगा, क्रोनिक स्लो प्रोग्रेसिव सिम्टम होंगे, इसके क्या होंगे, सडन ऑनसेट सिम्टम होंगे, हाई ग्रेड फीवर होगा, इसमें माइल्ड मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, इसमें सीवियर। तो इस तरीके से आपको केस को आइडेंटिफाई करना है। अगेन क्वेश्चन को हम जाते हैं। अब देखिए अब्रप्टली क्वेश्चन सिम्टम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई हाई फीवर है, डिफिकल्टी स्वेलिंग, ड्रूलिंग हो रही है, स्पॉन्टेनियस कफ है, एजिटेशन है, ऐसे ऑप्शन देख के आपको क्या आपको दिमाग में जाना है, दिस इज द केस ऑफ एपिग्लोटाइटिस। सारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 2 mm मास फेल्ट इन अपर आउटर क्वाड्रेंट विच इज मूवेबल फिर बट नो डिस्चार्ज एंड चेंज इन शेप, व्हाट विल बी द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अभी नोट सेट 5 या नोट सेट 6 में भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो बेसिकली फटाफट से इसका हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं ब्रेस्ट कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, और उसका डिटेक्शन किस तरीके से करते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, 3 तरीके से हम कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट हिस्ट्री ले सकते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री ले सकते हैं, या तो क्लिनिकल बेसिस पे करते हैं। तो क्वेश्चन आए कि क्लिनिकल बेसिस पे आप किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो इसमें आएगा दैट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले क्लिनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हिस्ट्री में हम ब्रेस्ट मदर को बोलेंगे, या फिर जो भी पेशेंट है उसको बोलेंगे कि आपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया है, तो इसमें ऐसा कोई मास आपको लंप फील हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा जो हम करते हैं, दैट इज रेडियोलॉजी बेसिस पे, और इसी पे सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, गलत भी इसी में होते हैं। रेडियोलॉजी में अगर पूछ ले, अगर आपको एज देके स्पेशली पूछेगा, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में है कि लेस देन 40 ईयर जो है फीमेल की एज है और उसमें ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन 40 ईयर आ जाए तो आपको गो विथ यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी से इसको हम डिटेक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रेडियोलॉजी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले और एज अगर उसकी मोर देन 40 ईयर है, मोर देन 40 ईयर है, तो गो विथ मेमोग्राफी, मेमोग्राफी, ठीक है। लास्ट जो इसका तरीका है, फर्स्ट हिस्ट्री हो गया, सेकंड रेडियोलॉजी को, थर्ड जो अगर पूछ ले, थर्ड हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है इंसिजनल बायोप्सी, एक इंसिजन करके हम क्या करते हैं बायोप्सी, एक पूरा ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस मास को, दैट इज एक्सिजनल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी। तो इसमें से पूछ लेगी कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, दैट इज एक्सिजनल बायोप्सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड, इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर
ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और इंसिजनल बायोप्सी के लिए बेसिकली जो निडल की साइज पूछ रही है दैट इज 23 to 30 गेज। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो, ब्रेस्ट कैंसर एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको ब्रेस्ट कैंसर उसको डायग्नोस करने के लिए 45 आ गया, मोर देन 40 है, दैट इज गो विथ मेमोग्राफी। एक 30 ईयर फीमेल है, उसके अंदर जो है हम डायग्नोस कैसे करेंगे, लेस देन 40 ईयर, दैट इज गो विद यूएसजी। अगर पूछ ले क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करेंगे, अर्लीस्ट कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। क्योंकि सबसे पहले तो इसी को पता चलेगा ना जो डेली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है, तभी तो वो डॉक्टर के पास आती है। तो क्लिनिकली हम अर्लीस्ट कैसे पता लगा सकते हैं, ब्रेस्ट हिस्ट्री कलेक्शन से, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से। एज के अकॉर्डिंग पूछ ले तो गो विथ यूएसजी, लेस देन 40, मोर देन 40 मेमोग्राफी। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ ले कंफर्मेटरी, दैट इज एक्सिजनल बायोप्सी, पूरा हम उसको एक्सीज कर लेंगे और उसका जो है डायग्नोस करने को। तो यहाँ पे क्या पूछा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी एक्सिजनल बायोप्सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिगार्डिंग और ब्रेस्ट कैंसर से रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा अगर टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। जो एक क्वेश्चन है आपको, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद एल्बुट्रेल एंड बेक्लोमिथासोन dipropionate to be administration via inhalation 3 times a day at bedtime. Client teaching regarding the sequential order in which the drug should be administration include। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पेशेंट को अल्बुट्रोल ड्रग भी चल रही है दैट इज ब्रोंकोडायलेटर, और बेक्लोमिथासिन यानी कि स्टेरॉइड भी चल रहा है। तो दोनों का सीक्वेंस क्या होगा, दोनों ड्रग देने का सीक्वेंस क्या होगा, बस यही क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फॉलोड बाय द ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन बी ब्रोंकोडायलेटर फॉलोड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी अल्टरनेट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स प्रेफरेंस। तो करेक्ट आंसर विल बी, ये भी नॉर सेट 5 का क्वेश्चन है, नॉर सेट 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ब्रोंकोडायलेटर, सीधा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको अल्बुट्रोल भी चल रही है दैट इज ब्रोंकोडायलेटर, और बेक्लोमिथासोन भी चल रही दैट इज स्टीरॉइड, दैट इज स्टीरॉइड। तो बेसिकली ये ब्रोंकस है। तो अगर हमें पहले कोई मेडिसिन देनी है तो सबसे पहले हम ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर यूज करेंगे, देन अल्बिट्रोल अगर हम यूज कर रहे हैं नेबुलाइजेशन के थ्रू तो इजीली वो डायलेट हो जाएगी, वो ड्रग इजीली कंज्यूम हो जाएगी। सबसे पहले हम अगर ऐसा सीक्वेंस पूछ ले तो सबसे पहले हम क्या देना है, ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर देना फर्स्ट, और दूसरा फिर उसके बाद में हमें देना है दैट इज स्टीरॉइड, कोई भी बेक्लामिथासोन। तो पहला सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा, पहले ब्रोंको डायलेटर पेशेंट को देना है, देन स्टीरॉइड देना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला हमसे यही पूछेगा, 2 बार रिपीट हो चुका है, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। तीसरा एक और जो हमसे नया पूछा गया था इसमें, कि उसको स्टीरॉइड है या फिर बेक्लोमिथासिन अगर है, उसका वो क्या ले रहा है, इनहेलेशन का पफ ले रहा है, ठीक है। जैसे अस्थमा वाला पफ लेते हैं ना, वैसा पफ ले रहा है, तो उसको हम क्या नर्सिंग एजुकेशन देंगे, उसको क्या करना है, उसको क्या करना, रिंस माउथ विद वाटर, रिंस माउथ विद वाटर, या फिर एडवाइस करेंगे ड्रिंक, ड्रिंक फुल ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक फुल ग्लास। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी नोट सेट का क्वेश्चन पूछा गया था, कि कोई पेशेंट है, उसको स्टीरॉइड जो इनहेलेशन इनहेलेशन पफ ले रहा है, उसको हम क्या एडवाइस करेंगे, उसको एडवाइस करना है कि जब भी आप पफ लो उसके बाद में आपको माउथ को अच्छे से वॉश करना है, और ड्रिंक फुल ग्लास ऑफ वाटर। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि स्टीरॉइड लेते हैं तो वहां की जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, वहां पे जो है इन्फेक्शन यानी कि कैंडिडाइसिस, ये भी एमसीक्यू, कौन सा इन्फेक्शन, दैट इज कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस उसके वहां पे जो है वहां पे डेवलप होने के चांसेस होते हैं ओरल म्यूकोजा के अंदर, इसलिए वहां पे हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर उसको इनहेलेशनल पप ले रहा है वो स्टेरॉइड का, तो उसको हम एजुकेट करेंगे, अपने माउथ को अच्छे से रिंस करना है, और ड्रिंक फुल ग्लास ऑफ वाटर, ताकि वहां पे जो है कैंडिडाइटिस का इन्फेक्शन डेवलप नहीं हो, यानी कि हाइजीन रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। एक जो क्वेश्चन में आपको देने की आज की क्लास से आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन अगेन जो मैंने पूछा था कि नोट सेट्स का क्वेश्चन था, एपिग्लोटाइटिस से 2 क्वेश्चन पूछे थे। A 4-year-old child is reported in emergency with sudden onset of fever, dyspnea, hypotension, drooling, stridor, and respiratory distress syndrome. Which one of the following highest priority of a child in initial measurement? चलिए इसका आंसर करना है, मैंने पढ़ा दिया, दोनों ग्रुप पढ़ा दिया है, और एपिग्लोटाइटिस पढ़ा दिया। तो इसमें आपको कमेंट में 2 चीज बतानी, पहले तो आपको बताना है कि ये किस डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायग्नोसिस क्या है इसका। दूसरा, अगर आपने डायग्नोस कर लिया तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट क्या है, ऑप्शन ए ओरोफेरिंजियल, ऑप्शन ट्रेकेस्टोमी, नेबुलाइजेशन, फ्लूइड इनटेक। तो चलिए इसका कमेंट करना है। पहले तो आप बताइए कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे डायग्नोसिस क्या डिजीज है ये। दूसरा आप बताइए कि अगर आपने
आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये मैंने अभी अभी 2-3 क्वेश्चन पहले अभी भी पूरा डिस्कस करा है, पूरा क्रूप और पूरा एपिग्लोटाइटिस डिस्कस करा है। तो अब आप बताइए आपको डायग्नोसिस क्या है इसका और क्या ट्रीटमेंट है, कमेंट करके आपको बताना, तभी हम देख पाएंगे कि आप कितनी अच्छी तरीके से जो है नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास।